हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड ऑल टाइम जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज करने क्या वाले हैं हम लोग। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में जो वीडियो नहीं देखे उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, वैसे एक बार रिवीजन करवा देंगे इधर भी, ठीक है। तो पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम क्या बताए थे, हम एक लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं। पहले देखते हैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, द लिविंग वर्ल्ड। ये बड़ी अच्छा कहानी है, मज़ेदार कहानी है यार, बायोलॉजी पूरा कहानी है, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं मतलब एक जिंदा दुनिया, एक दुनिया पढ़ रहे हैं, एक जिंदा दुनिया, ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि इस लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे, जो पार्ट 1 में पढ़े थे उसको रिवाइज करेंगे, और क्या करेंगे इसमें पार्ट 2, या पार्ट 2 लिख देते हैं पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि जो पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो पार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एक बार रिवीजन करा ही देंगे, एंड ये कंप्लीट एनसीईआरटी से होगा। पार्ट टू में इस पार्ट में आपका पूरी चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर के एंड में बताएंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम अपना पहला वीडियो में क्या बताए थे जब हम इस वीडियो को स्टार्ट किए थे सेशन में, कि हमें सीक्वेंस फॉलो करना है, सीक्वेंस के साथ जाना है, ठीक है। सीक्वेंस के साथ जाएंगे तो कभी गड़बड़ी नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी दीदी है, एनसीईआरटी को हम क्या बोलते हैं, दीदी बोलते हैं। एनसीईआरटी दीदी क्या है, बहुत ही कन्फ्यूज कर देती है हम लोगों को, ठीक है। कुछ बात इधर लिख देती है, कुछ बात उधर लिख देती है, कुछ बात कहीं भी लिख देती है, ठीक है। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आता एनसीईआरटी रीड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, काफ़ी कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को तो कवर करे रहे, एनसीईआरटी के साथ चलेंगे, सीक्वेंस को फॉलो करके चलेंगे। दीदी जो हम लोगों के साथ एक पहेली दे दी है उसको हम लोग पूरा सुलझाएंगे, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2 में करेंगे। उसके बाद एंड में क्या बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, एंड साथ में नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है। इसको कहानी है, ये कहानी है, कहानी को समझते हैं। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं फटाफट एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिविंग वर्ल्ड यूनिट स्टार्ट होने से पहले एक लाइन लिखा हुआ था, एंड वो लाइन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन था। वो एनसीईआरटी हम हाईलाइट भी कराए थे, ठीक है, हाईलाइट भी आपको करवाए थे। तो हाईलाइट में क्या था की था, दैट इज़ दी ऑर्गेनिजम्स। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, वो शेयर करता है, दे सिमिलैरिटीज़ को शेयर करता है। क्या करता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली शेयर करता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली शेयर करता है। तो पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, एनसीईआरटी जो रिवीजन कर रहे हैं पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं कि पार्ट 1 में क्या देखे थे। पार्ट 1 में हम लोग क्या देखे थे, पार्ट 1 में पहला पॉइंट देखे थे, यूनिट स्टार्ट होने के पहले क्या देखे थे कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है, जो शेयर द सिमिलैरिटीज या कैरेक्टर्स को शेयर करता है अलोंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। तो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जो, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो होता है, दे क्या करता है, शेयर करता है, देखिए, और दे शेयर क्या करता है, सिमिलैरिटीज़ को जो शेयर करता है, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ को सिमिलैरिटीज़ को शेयर करता है, सिमिलैरिटीज़ को दे शेयर सिमिलैरिटीज़ क्या, अमॉन्ग देम सेल्फ, बोथ अमॉन्ग देम सेल्फ, राइटिंग समझ में आ रहा है ना, देम सेल्फ, अमॉन्ग देम सेल्फ, अमॉन्ग देम सेल्फ क्या, बोथ BOTH, बोथ क्या, देखिए बोथ, ये वर्ड को इंपॉर्टेंट कीजिए, मैं दूसरा पेन से लिख रहा हूँ, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये खत्म हो गया है, ये पहला पेज को पलटी करेंगे, नेक्स्ट पेज में क्या लिखे थे, पेज पलटी करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम क्या देखे थे, हम साइंटिस्ट का नाम बताए थे। साइंटिस्ट का नाम में आपको क्या इंपॉर्टेंट करना है, आपको ये जो नोट्स होगा आपको ये कहाँ लिखना है, ये बताए थे कि NCERT नोटबुक। मेरा पहला वीडियो में हम बताए थे कि अगर बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो आपके पास NCERT बुक होना चाहिए, और आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, एक पतला सा लंबा कॉपी होना चाहिए, 25-30 पेज का कॉपी होना चाहिए, सॉरी 100 पेज मिनिमम होना चाहिए। मेरा कॉपी एक्चुअली कितना होगा, 20 to 25 पेज में आपका कवर हो जाएगा एनसीईआरटी बायोलॉजी पूरा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ लर्निंग ट्रिक है, उस कॉपी में लिखना है। तो आपको पास एनसीईआरटी नोटबुक होना चाहिए, एक नोटबुक होना चाहिए। अभी ये सब जो भी आज का सेशन में जो कुछ भी लिखेंगे वो एनसीईआरटी नोटबुक के लिए होना चाहिए। आपको पहले का 6 पेज आपको कहा गया था कि आप अपना कॉपी का नोटबुक का 6 पेज को पहले छोड़ेंगे, जितना भी एनसीईआरटी 11 प्लस 12 का जितना भी साइंटिस्ट नेम, उन साइंटिस्ट नेम को लिखने के लिए एंड उसकी कंट्रीब्यूशन लिखने के लिए, एंड वो मेरा वीडियो में ही कवर हो जाएगा। एक साथ इतना बर्डन नहीं आएगा इतना याद करना है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दैट इज अर्नेस्ट मेयर नाम आते हैं, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर
अर्नेस्ट मेयर, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि जो याद करने लायक है। कब डेथ है वो सब कुछ नहीं बताना है, थोड़ा इसको स्पीड में कवर करते हैं। इनका पॉइंट 1 क्या था, पॉइंट 1 इसका क्या था कि इन्हें क्या, ये कहाँ सबसे पहले जर्मनी के थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ये टॉपिक क्या था, नेक्स्ट है कि इससे क्या होता है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इसको कहते हैं डार्विन। डी को थोड़ा ठीक से ही लिख देते हैं, DARWIN, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्या था इनका, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट इनको 3 क्राउन बोलते हैं, इनको 3 क्राउन मिला था, यानी कि इसको 3 नोबेल प्राइज़ मिला था, 3 नोबेल प्राइज़ मिला था, 3 नोबेल प्राइज़ इसके क्या बोलते हैं, 3 क्राउन होल्डर, 3 क्राउन होल्डर भी बोल सकते हैं इनको, 3 क्राउन मिला था, ऐसे कुछ है, 3 क्राउन मिला था इनको। और क्या है नेक्स्ट 4th पॉइंट पे, क्या इनके बारे में और क्या जानना है, हाँ, द टर्म स्पीसीज को डिस्कवर किया था, स्पीसीज को, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज कॉन्सेप्ट को ये लाए थे, ठीक है। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज या फिर स्पीसीज कॉन्सेप्ट वो भी क्या, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो एक काम करते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ठीक है, BIOLOGICL, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये कुछ बातें याद रखना है, 1-2-3 बातें इनफ है ये। अरे हाईलाइट करना क्या, मेन जो एनसीईआरटी का पहला वीडियो में था कि ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2 हो गया था। उसके बाद हम लोग सीधा आते हैं अपना पहला यूनिट पे था, लिविंग वर्ल्ड पे। तो लिविंग वर्ल्ड पे आते हैं, तो लिविंग वर्ल्ड पे हम लोग कुछ इसको मिटाते हैं फटाफट, ठीक है। तो इनके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स था ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिखेंगे, जैसे कि लिविंग थिंग्स क्या होता है, लिविंग थिंग्स रेप्लिकेट होता है, ग्रोथ करते हैं, बहुत कुछ है। तो मानिए कि हम कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, ग्रोथ है जो एनसीईआरटी की तरफ से है, ग्रोथ है, हाँ लिविंग थिंग ग्रो करता है, हाँ करता है, लेकिन ग्रोथ है। उसके बाद क्या था लिविंग थिंग का साथ, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन था, ठीक है। रिप्रोडक्शन में थोड़ा जगह छोड़ रहे हैं, उसमें क्या क्या लिखना है बताएंगे, पढ़ लिए थे फिर भी एक बार देख लेंगे। फिर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या था, मेटाबॉलिज्म के बाद क्या था, फोर्थ पॉइंट पे क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसके अंदर होगा, सेल के अंदर होगा, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि मेटाबॉलिज्म को हम लोग लैब में भी करते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी करेंगे, तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, सेल। वो सेल नहीं है, वो टेस्ट ट्यूब है। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, याद कीजिए, बायोलॉजिकल रिएक्शन बोल रहे थे, लिविंग रिएक्शन बोल रहे थे। लिविंग रिएक्शन हो सकता है, वो नॉन लिविंग रिएक्शन तो होगा, लेकिन वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं, लेकिन वही लिविंग रिएक्शन एक सेल के अंदर होगा। और सारा रिएक्शन अगर होगा तो उसके लिए एक सेल चाहिए। अगर सेल के अंदर वो रिएक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा, एंड दैट विल बी डिफाइनिंग कैरेक्टर, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या था, 5th नंबर में हम लोग क्या थे, कॉन्शियसनेस देखे थे। कॉन्शियसनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुली को, एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए कॉन्शियसनेस उन्हीं में एक तो पॉइंट क्या था कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस ये स्पेशली होता है ह्यूमन के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ठीक है। अपने आप के बारे में कंसर्न होने को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो ह्यूमन में पाया जाता है। ये सबसे सुपेरियर ऑफ दी कॉन्शियसनेस होता है, ह्यूमन में होता है, ठीक है। अच्छा, ये होता है। अब इनमें कुछ पॉइंट्स है जो कि लिख लेते हैं। देखिए हमको पता है ये बेसिक कैरेक्टर होते हैं, इसके बाद तो सबको पता है रेप्लिकेशन होता है, सेल ग्रोथ। तो देखिए ये इनमें से ये 3 जो है, ये 3 है डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स में तो सारा कुछ है, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अब देखिए इनको समझते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब कोई चीज़ को डिफाइनिंग कब बोलेंगे, कब नॉन डिफाइनिंग बोलेंगे। देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का 2 फंडा होना चाहिए, क्या, पहला होना चाहिए कि ये आपका ओनली लिविंग पे होगा। कहाँ पे होगा, ओनली लिविंग पे होगा। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, ओनली लिविंग पे होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, हर लिविंग पे होगा। ऐसा नहीं कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरा में नहीं है, तो आपका सिर्फ तो लिविंग में होगा, ये नॉन लिविंग में होना भी नहीं चाहिए। और दूसरा क्या है, हर लिविंग थिंग में होगा, ओनली एंड ऑल लिविंग में होना चाहिए। तो तब अगर होगा तो डिफाइनिंग बोलेंगे। अब एग्जांपल देखिए, ग्रोथ, तो क्या ग्रोथ लिविंग थिंग ग्रो नहीं करता है, नॉन लिविंग थिंग ग्रो नहीं करता है, नॉन लिविंग थिंग दोनों ग्रो करता है, लेकिन जो लिविंग ग्रो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे, अंदर से ग्रो हो रहा था, याद कीजिए, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलेंगे। एंड नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। नॉन लिविंग कैसे ग्रो करेगा, लगे अरे सामान होता ही, कुछ सामान रखा हुआ है, आपको धूल जम गया, मास बढ़ गया, ग्रोथ करना मतलब मास बढ़ना, मास में बढ़ना, इंक्रीज नंबर होना, तो ये होता है ग्रोथ में, नॉन लिविंग में होगा। एंड लिविंग में भी होगा, नहीं नॉन लिविंग में क्या होगा, एक्सटर्नल सामान जुड़ते रहेगा, एक्सटर्नल एडिशन ऑफ द मटेरियल होगा तो ग्रोथ करेगा, तो उसको नॉन लिविंग थिंग को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक बोलेंगे। तो लिविंग, नॉन लिविंग को क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक बोलेंगे, लेकिन लिविंग को क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए रिप्रोडक्शन, ग्रोथ का काम खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन होगा, देखिए रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन, ये तो चलिए रिप्रोडक्शन ओनली लिविंग में होता है, ये बात तो सही है, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, ठीक है, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जरूरी तो ये नहीं कि हर लिविंग थिंग है तो रिप्रोडक्शन करेगा ही, नहीं करेगा। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम जाएंगे तो एनसीईआरटी इसमें 3 एग्जांपल दिया है, एनसीईआरटी क्या एग्जांपल दिया है, 3 एग्जांपल दिया है, हम कुछ एक्स्ट्रा देंगे, एक्चुअली वो 12th क्लास का एनसीईआरटी में देख लेते, देखिए एनसीईआरटी ने कहा कि देखिए अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई मैन है या कोई वुमेन है, जो लोग कैपेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, स्टेराइल है, तो क्या वो जिंदा नहीं है, मुर्दा हो चुका है, नहीं ना, जिंदा है ना, जिंदा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकता वो लोगों का, लेकिन इंसान तो है ना, जिंदगी तो है ना, चल तो रहे हैं, जिंदा है, तो क्या वो लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग है ना, तो क्या रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग बोल सकते हैं हम, क्या बोले डिफाइनिंग तभी होगा अगर वो ओनली लिविंग थिंग में होगा, हाँ रिप्रोडक्शन तो ओनली लिविंग थिंग में हो रहा है, ये तो कैरेक्टर तो सही हो रहा है, लेकिन अगर हम बोलेंगे ऑल लिविंग थिंग में होना, तो क्या रिप्रोडक्शन ऑल लिविंग थिंग में हो रहा है, नहीं हो रहा, ओनली लिविंग थिंग में हो रहा है, हाँ ये वाला बॉक्स तो टिक हो रहा है, लेकिन क्या ये वाला बॉक्स टिक हो रहा है स्टेराइल कपल्स के लिए, नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो इस जहां भी कट होगा तो फिर ये तो डिफाइनिंग नहीं हो सकता। तो एनसीईआरटी ने एग्जांपल में कहा कि स्टेराइल कपल, ठीक है, वर्कर भी, जब हम लोग आगे में पढ़ेंगे फूड एनहेंसमेंट का चैप्टर में 12th क्लास में, तो हम लोग देखेंगे 12th क्लास में जो हम लोग वहाँ के एपीकल्चर पढ़ते हैं उसमें देखे हैं कि वर्कर बी जो होता है, वर्कर काम करने वाली या जो मधुमक्खियाँ होती है छोटी छोटी, वर्कर बी होती है ना, वर्कर बी क्या होता है, स्टेराइल होती है, क्या है, स्टेराइल कपल, वर्कर बी, और कौन होता है, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, एनसीईआरटी एक और एग्जांपल दिया है म्यूल, ठीक है, म्यूल्स, अच्छा म्यूल्स है, तो म्यूल्स में क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो, देखिए एक होता है म्यूल्स होता है और एक होता है हाइनी, HINNY हाइनी, ये देखिए ये दोनों में फर्क देखिए, जो म्यूल्स होता है ना, हाइनी, देखिए याद रखिएगा हाइनी में H फॉर हॉर्स मानिए, हॉर्स, और जो पहले आता है वो मेल होता है, मान के चलिए, तो क्या होगा कि हाइनी में होता है मेल हॉर्स का साथ क्या होगा, फीमेल डोंकी, लेकिन एनसीईआरटी जो म्यूल्स को कहा है तो म्यूल्स में क्या होगा, मेल डोंकी के साथ क्रॉस किसका होगा, मेल डोंकी के साथ क्रॉस किसका होगा, फीमेल हॉर्स का, ठीक है। तो इन दोनों से जो प्रोडक्शन होता है, इन दोनों का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, म्यूल होता है। अब ये जो म्यूल है ना वो फर्दरली रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी इनको क्या बोला है कि ये भी आपका रिप्रोडक्शन शो नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये लिविंग नहीं है लिविंग है, लेकिन इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि रिप्रोडक्शन एक और कॉन्सेप्ट आते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पर रब करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये तो ठीक है, अनलेस मेरे को याद रखना है, एंड ये वाला लाइन याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। तो पार्ट 1 की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं क्या है कि यहाँ रिप्रोडक्शन को समझते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से अगर जाएंगे तो एनसीईआरटी में है कि अब रिप्रोडक्शन में कुछ बातें हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये रिप्रोडक्शन में कुछ बात है, क्या क्या बात है, देखिए रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन में बात है वो है आपका एक है कि हाइड्रा, चलिए पहले फंजाई देख लेते हैं। देखिए बोला है कि फंजाई जो होता है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सेक्सुअली क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। स्पोर क्या है, एक रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली फॉर्म है, स्पोर से फिर से न्यू फंजाई बन जाता है। तो एक तरह का ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का एक मेथड है कि स्पोर बनाते हैं, ठीक है। डरने का नहीं है, सब नाम सुनकर डरना नहीं है,
आगे वाले चैप्टर में जब आएंगे इसका बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पर ऐसे सब क्लियर होगा कि क्या है, और डरना नहीं है, बस अभी है कि ये है कि हम लोग इस लाइन को पढ़ के निकल जाएंगे और जो ध्यान देने वाला बात ध्यान नहीं देंगे, तो वो सब ध्यान देना है कि ये बात है, बाकी इसको डिटेल में समझिएगा ना, तो डरना थोड़ी ना है। एक फंजाई बोले थे, उसका क्या बोले थे, इसी तरह का एसेक्सुअल, ये छोटा है इससे, उसका बाद देखिए यीस्ट एंड हाइड्रा, ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोला था, बडिंग से, ठीक है, बडिंग है। उसके बाद आपका क्या आता है, देखिए एक होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन कौन करता है, फ्रेगमेंट हो जाता है, ठीक है, एक होता है आपका हाइड्रा, भी फ्रेगमेंट हो सकता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है हाइड्रा, ठीक है। एंड दूसरा बात किसका होता है, फिलामेंटस एल्गी एंड फिलामेंटस फंजाई, ठीक है, तो फिलामेंटस क्या आ गया, दो फिलामेंटस फंजाई और दूसरा क्या है, एल्गी। तो आपका क्या होगा, फिलामेंटस सॉरी हाइड्रा एंड फिलामेंटस एल्गी एंड फंजाई आर्ट है प्रोटोनेमा ऑफ मोजेस, प्रोटोनेमा ऑफ मोजेस, मोजेस प्लांट किंगडम में देखेंगे मोजेस को, ठीक है, प्रोटोनेमा मोजेस, ये फ्रेगमेंट। और तो आपका है रीजनरेशन, ये थोड़ा हायर ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज करते हैं, देखिए दोनों का सेम टाइप ही है कि लॉस्ट ऑर्गन से जो ऑर्गन डैमेज हो चुका है, एक ऑर्गन का पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, दैट इज, अगर ये स्मॉलर के लिए बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन, अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसके बोलेंगे रीजनरेशन। किसमें होता है रीजनरेशन, सबसे मोस्ट है रीजनरेशन आपका किसमें होता है, प्लानेरिया, प्लानेरिया एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, प्लानेरिया प्लेन है, क्या है, फ्लैट है, दैट इज फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स। और इसमें ट्रू रीजनरेशन भी होता है, इनमें इसको बोलते हैं हाईएस्ट रीजनरेशन शो करता है, ट्रू रीजनरेशन शो करता है, ये क्या करते हैं, हाईएस्ट रीजनरेशन होता है। फिर क्या होता है, इन्हीं का ट्रू भी बोलते हैं इनको, ट्रू रीजनरेशन। तो ये सारी बातें होती है, ये हो गया, इसको याद रखना है, आप अपना बुक के राइट साइड में लिख लेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में आप लिख लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप इनको लिख लेंगे, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में भी ये बात बता दी, ये रिवीजन हो गया। आगे क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये हो गया हमारा पहला टॉपिक खत्म। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, कोमा वाला पॉइंट, ठीक है, कि ये चलिए हो गया। अच्छा उसके बाद ये तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो मेटाबॉलिज्म क्या है, ये डिफाइनिंग फीचर से सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, अगर सेल के बाहर कर रहे हैं तो वो आपका लिविंग रिएक्शन होगा, तब वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा, काम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या देता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होगा ना, सेल ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिक सेल, हर सेल में क्या होता है, चाहे यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, एसेलुलर हो, आपके पास हर सेल में प्रोटोप्लास्ट मिलेगा, तो यानी प्रोटोप्लाज्म होना इज अ डिफाइनिंग फीचर। प्रोटोप्लाज्म मतलब एक सेल के साथ का उसका सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और एक सेल को कंप्लीट बनाता है, विदाउट सेल मेम्ब्रेन सेल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो सेल मेम्ब्रेन होता है, यदि प्रोटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो, दोनों क्या होगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। नेक्स्ट कॉन्शियसनेस होगा आपका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एंड उसमें आप सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमन का होगा। इस कॉन्शियसनेस में कॉन्सेप्ट आता है कोमा का कॉन्सेप्ट, याद रखिए, COMA, कोमा में रुक के चलता है, कोमा में, ठीक है। तो कोमा का क्या सीन है, कोमा में क्या है, जो बंदा, जो पेशेंट है, बच्चा हो बूढ़ा हो कुछ भी हो, कोमा में है, लिविंग बोलेंगे कि डेड बोलेंगे, एक थप्पड़ मारिए कोमा पेशेंट को, कुछ फील होगा, नहीं होगा, क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस तो नहीं है उसमें, तो क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट तो नहीं है उसमें, तो उसको लिविंग बोले कि डेड बोले। इसमें समझने का दो बात है, सबसे पहला ये कोमा का पेशेंट को क्या बोलेंगे, इसको क्या लिविंग बोलेंगे या इसको डेड बोलेंगे, डिसाइड कीजिए, लिविंग बोलेंगे कि डेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। देखिए अब एक लॉली, सबसे पहले अगर मानिए आपके पास ये नहीं है, चलिए, लेकिन क्या उस बंदे के पास सेल नहीं है, सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, चलिए है, क्या मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है उसमें, अगर मेटाबॉलिज्म में नहीं हो रहा तो फिर उसको रख के फायदा क्या, जिंदा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी ये तो है, ये दो डिफाइनिंग फीचर्स है, पहला कॉन्सेप्ट। उस हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, चलिए लिविंग बोलेंगे।
दूसरा क्या बात है, दूसरा ये बात है क्या उसका लाइफ में कभी कॉन्शियसनेस था ही नहीं? अरे जन्म लेते टाइम तो था ना, अपना होल एंटायर लाइफ में क्या उसके पास कॉन्शियसनेस था ही नहीं? अगर नहीं रहता तो भी सोचते डेड बोलते था ना, अभी फिलहाल नहीं है, उम्मीद है कभी आ सकता है कॉन्शियसनेस, तभी तो उनको कोमा में रखे है। तो यानी उसको डेड नहीं बोल सकते, डेड बोलना गलत होगा, उनको लिविंग बोलेंगे। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया। चलिए, ये था आपका पहला का बात था, इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो इधर बता दी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये पार्ट 1 खत्म हो चुका है, अब हम लोग चालू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है, देखिए आपका 3 पार्ट में इस चीज़ को डिवाइड किए थे, ठीक है, लेकिन आप 2 पार्ट में ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। एंड आपका लास्ट पार्ट में इसका कुछ क्वेश्चन आएगा, एंड आप उतना क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका मोर देन इनफ है। कोई भी टेस्ट दीजिए, कहीं का भी कोई भी कोचिंग का टेस्ट दीजिए, नीट का एग्जाम दीजिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका हर क्वेश्चन बन जाएंगे इस चैप्टर का, तो 100% कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1 खत्म। चलिए इसे साइड वाला भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये एक पार्ट हो गया। देखिए इस चैप्टर में से हमको पता है कि 3 क्वेश्चन आता है, मतलब 3 तरह का ही क्वेश्चन बनता है, एंड 110% एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे कोई भी आप टेस्ट दो या फिर नीट का एग्जाम। बेसिकली तो नीट हमारा मिशन है, तो नीट में एक क्वेश्चन आना ही आना है। 3 पार्ट में बोले थे, पहला पार्ट हो चुका था कवर, दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट हमारा आता है, ये नोमेनक्लेचर का पार्ट होता है। क्या होता है नोमेनक्लेचर का पार्ट होता है। इसको क्या है, ये क्या चीज़ है समझते हैं, ठीक है। चलिए ये नोमेनक्लेचर में क्या है, तो पहले नोमेनक्लेचर से पहले कुछ कहानी और समझ लेते हैं। अभी तक कहानी समझ में आया, अब तक क्या कहानी था, कहानी कुछ नहीं था, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग किसको बोलेंगे, अनलिविंग का हर कितना क्या प्रॉपर्टी होता है देख लिया था, 5-6 प्रॉपर्टी, एंड उसमें से डिफाइनिंग कौन सा होगा उसको देखना था, यही बात था। नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर होता है एक साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग। ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ नेमिंग, ये एक प्रोसेस ऑफ नेमिंग। अच्छा, नोमेनक्लेचर तो सबको पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ा है ना। अरे चलिए 11-12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े, 10th क्लास में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, लास्ट चैप्टर होता है ना केमिस्ट्री का, आखिरी के 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसमें क्या होता है कि नोमेनक्लेचर के लिए क्या होता है, एक मानिए हम एग्जांपल सोचिए कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करते हैं, मानिए कि C डबल बॉन्ड, चलिए थोड़ा सा और कर देते हैं, 1 2 3 करते हैं ना इस तरह का, क्या लिखते हैं इसको, अगर मानिए CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, तो क्या लिखते थे, याद कीजिए, 1 2 3 वर्ड रूट, क्या था वर्ड रूट, 1 2 3 वर्ड रूट प्रॉप, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 प्रॉप 1 इन, या तो इसको क्या बोलते हैं प्रोपेन, इसको क्या बोलते थे, PRENE, इन लगेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो YNE वाइन लगाते थे, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE प्रोपेन, याद कीजिए, था ना कुछ ऐसा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हर फील्ड में होता है, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, बायो में भी नोमेनक्लेचर होता है। तो बायो में क्या चीज़, बायो में क्यों चाहिए नोमेनक्लेचर, बायो में क्यों जरूरत पड़ गया नोमेनक्लेचर का, नाम तो देना है, किसका नाम देना है, मेरा नाम तो है, आपका नाम भी होगा, किसका नाम देना है, तो यहाँ पर आता है कि किसका नाम देना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड का नाम देना है। लिविंग वर्ल्ड में किसका नाम देना है, अरे डिफरेंट स्पीसीज का नाम देना है, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के पेड़ का नाम देना है नाम, तो उस नाम देने का प्रोसेस को बोलेंगे नोमेनक्लेचर। अच्छा ठीक है, क्यों नाम दे, नाम क्यों दे, अगर नाम नहीं देंगे, अगर आपका कुछ नाम नहीं होगा तो अब तक हम पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे। तो क्या हुआ, हम लोग इसके बाद आते हैं तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आइए पेज नंबर 6 एनसीईआरटी का, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। पहले क्या है, डाइवर्सिटी देखते हैं, चलिए देखना चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब होता है बहुत तरह का, डाइवर्स वैरायटी होना, तरह तरह का, डाइवर्सिटी होना चाहिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर डाइवर्सिटी हो रहा है मतलब वैरायटी होना चाहिए, वैरायटी एक तरह का, वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स।
डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप, वेरियस टाइप, वेरियस टाइप्स। अब खाली डाइवर्स कुछ भी हो सकता है, वेरियस टाइप ऑफ कुछ भी, ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी क्या बोले, बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायो में क्या होता है कि ना, मतलब कि हर कुछ वर्ड में छुपा हुआ होता है। बायोडाइवर्सिटी ये क्या चीज है? अब बायो में समझ में आ रहा है, लिविंग, बायोलॉजी सी बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्या होगा, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो क्या होगा, नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली लिविंग एंड नॉन लिविंग डेट हो चुका, नॉन लिविंग तो नहीं होगा, लिविंग वो जो था या नहीं है अभी भी। तो ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, हर तरह का ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ में है उसको क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अब आपको तो पता कितना है 2 4 10 15 20, हम कितना जानते होंगे? चलिए 50 तरह का चिड़िया मान लीजिए, खाते कितना 20 30 तरह का मछली मान लेते हैं। इंसान तो इंसान है, लड़की लड़का 2 टाइप का इंसान है, लेकिन चलिए मैक्सिमम हम लोग 100 200 1000 2000 10,000, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं है, बहुत है। इनफैक्ट इतना है कि जिसको हम लोग स्टडी कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या करना है? तो अभी भी चल रहा है, प्रोग्रेस में है, स्टडी चल रहा है, कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तक के लिए जो अभी तक साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स हैं, अभी तक के लिए ये जो बायोडाइवर्सिटी अभी तक के लिए 1.7 से लेकर के लगभग 1.8 मिलियन तक अभी स्टडी कर चुके हैं। इतना को क्या हुआ चुका है, इतना का स्टडी हो चुका है। ये एनसीईआरटी बोले है, ये एनसीईआरटी दीदी ने कहा। एनसीईआरटी को दीदी बोलना है। एनसीईआरटी दीदी बोले कितना है कि 1.8 to 1.7 मिलियन। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये दोनों को नोट डाउन करने की जरूरत है। कहाँ एनसीईआरटी नोटबुक में, चलिए ठीक है। तो इतना जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो इस सबका नाम कैसे दे? सबको नाम देने की जरूरत, अगर हम मानिए कि बोल रहे हैं कुछ भी एक नाम बोल रहे हैं, चलिए हम और आप जानते हैं डॉग, तो डॉग जहां बोल रहे हैं डॉग तक पहुंच जा रहे हैं। अच्छा कुत्ता, पूछ तो सबका होता है, लेकिन कुत्ता तो दिमाग में चल जा रहा कुत्ता है, तो उसका भी कुछ भी तो नाम दिया है ना। अब हो सकता है कोई कंट्री में कुत्ता को भी नहीं पता कि कुत्ता किसको बोलते हैं। कुत्ता मतलब वो बिल्ली को समझेगा, सब जगह तो भाषा सेम नहीं है ना। क्या बोलते हैं पॉपुलर, क्या इसको क्या बोलते हैं, ऑनियन ही इंग्लिश वर्ड है, चलिए ऑनियन। कहीं कहीं बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं यार, कांदा ही बोलते हैं। कांदा क्या है, कांदा पता नहीं। तो क्या होता है कि ऐसा कुछ नाम अगर हम दे दें कि सब कोई उस चीज को जाने, सब कोई जाने, कि हम एक नाम दे दिए मैंजीफेरा इंडिका, आप बोलिएगा तोताफली आम, लंगड़ा आम, बैगन फली आम, क्या क्या आम बोलते हैं पता नहीं मेरे को भी उतना, तो कहाँ कहाँ कौन कौन नाम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन कॉमन नेम जो है आम बोल दिया अगर, या फिर हम मैंजीफेरा इंडिका अगर हम जब बोलेंगे ना, तो वर्ल्ड का कोई भी इंसान हो जिसका नॉलेज है, पढ़ा लिखा है, ऐसे नहीं कि हाँ राना, जो थोड़ा पढ़ा लिखा जिसको नॉलेज है वो वहीं पहुंच जाएगा। अच्छा मैंजीफेरा इंडिका आम का बात कर रहा है। अब उसमें जो भी हम वैरायटी बोले तो उसका बाद वैरायटी दे देंगे, अलग बात है। लेकिन आम बहुत बताना है मेरे को, किसी कोई भी वर्ड में मैंजीफेरा इंडिका लिख दो, गूगल में लिख दीजिए तो आपको मिल जाएगा आम किसको बोलते हैं। तो दैट इज द साइंटिफिक नेम। तो नाम भी ऐसे करना है जो कि सबको समझ में आए, दुनिया में हर इंसान को समझ में आए, ठीक है, वर्ल्ड में किसी को भी समझ में आए, तो उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। तो नोमेनक्लेचर क्या करना है, साइंटिफिक नेम में देना है। तो नोमेनक्लेचर कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। तो नोमेनक्लेचर का फायदा क्या हो जाएगा फिर, लोकल नेम होता है, ठीक है, साइंटिफिक होना चाहिए, नोमेनक्लेचर होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी के बाद कि मानिए एक ऑर्गेनिजम्स को हम देखें कि चलिए मानिए एक कुत्ता है, डॉग, ठीक है, तो हमको पता कैसे चला कि ये डॉग है। हम आसपास बहुत बार देखे डॉग, सबका ऐसे देखने वाला को डॉग ही बोलते हैं, तो यार बोल दो इसको भी डॉग ही बोलते हैं ना। तो नोमेनक्लेचर को करना कैसे है,
उसको करने के लिए कुछ कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए। ये नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ बेसिक पता होना चाहिए था। क्या पहले था कि मेरे को सबसे पहले वर्ड रूट देखना है, फिर चेन को सेलेक्ट करना था, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, फिर डबल बॉन्ड का नंबरिंग करना है। इतना कुछ करने के बाद हम लोग नोमेनक्लेचर तक पहुंचते हैं, फाइनली उसका नाम लिखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक एनिमल है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले उस एनिमल को जो देख रहे कुत्ता है उसका कुछ कैरेक्टर को हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा ये चार पैर तो घोड़ा में भी होता है। अच्छा तो फिर भी एक ओवरऑल एक ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैमल में आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमको देखना, अच्छा इसका कान है, इसका मुंह थोड़ा ऐसे निकला हुआ है, अच्छा ठीक है, पूंछ इसका टेढ़ा है, राउंड है, जैसे से है, ठीक है। तो कुछ उसका हम लोग कैरेक्टर किए। तो नोमेनक्लेचर में करना क्या है मेरे को, सबसे पहले नोमेनक्लेचर डायरेक्ट नहीं किया, कुछ भी उठाया, कुछ भी नाम आया दिख दिए भाई। नोमेनक्लेचर प्रोसेस में होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर का एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले होता है आपका कैरेक्टराइजेशन। चलिए कैरेक्टराइजेशन कर दिए, वो कुत्ता था उसका चार पैर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये प्रॉपर्टी पता है, देखने के बाद मेरे को तो आइडेंटिफाई भी करना होगा ना। कैरेक्टराइजेशन तो देख ली कि चार पैर है, दो कान है, दो नाक है। अब इसको बोलते क्या है, किस तरह का है, तो उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, चलो आइडेंटिफिकेशन कर दिए। जब कैरेक्टराइजेशन कर दिए, आइडेंटिफिकेशन कर दिए, अब उसको क्या करेंगे, अब उसको अपना अपने हिसाब से क्या करेंगे, उसको बैठाते रहेंगे। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर के दौरान देखेंगे कि क्लासीफाई करते हुए कि कहाँ पर ये पहुंच रहा है। नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये तरीका है मेरे को नोमेनक्लेचर को करने का, ये तरीका है। तो नोमेनक्लेचर करने का जो तरीका है कि किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर तक करें, तो उसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। अब नया टर्म मेरे को मिलता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंडर क्या क्या आते हैं, कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर माने नेमिंग करेंगे, एंड देन क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये टैक्सोनॉमी आता है। तो नेक्स्ट वर्ड यूज करना है क्या है कि टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है क्या, टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये डाइवर्सिटी को हटाते हैं, ठीक है, ये टैक्सोनॉमी पाते हैं। टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी क्या है ये लिख लेना है, जो लिखना है उसको समझते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी, तो देखिए टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी है आपका, देखिए ये क्या है कि हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स इतना सारा है उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डालते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को एक साइंटिफिक वे, कोई सारे चीज को साइंटिफिकली तरीके को करने को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या, देखिए बेस्ड ऑन, टैक्सोनॉमी क्या है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बेस्ड ऑन characteristics of living organism, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कैन बी क्लासिफाइड ठीक है। देखते हैं, classified into different taxa, and this is called taxonomy. अब यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड नया आ रहा है, क्या नया आ रहा है, देखिए एक आपको समझिए टैक्सा क्या है, ओके। तो टैक्सोनॉमी को तभी समझेंगे जब टैक्सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, कुछ है, टैक्सोनॉमी हो गया, टैक्सा हो गया, चलिए
तो टैक्सोनॉमी को अच्छे से समझते हैं, टेक्स्ट को अच्छे से समझते हैं, क्या है नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो सारा चीज़ है ना, ये टैक्सोनॉमी का ये जो पॉइंट है ये इधर लिख देते हैं। टैक्सोनॉमी का पॉइंट क्या क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मानिए कि ये टैक्सोनॉमी में ये सारा चीज़ होना चाहिए, टैक्सोनॉमी से एक ही साथ रखते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है ना, अगर हम देखें, सबसे पहले पढ़ते क्लास, सोचते कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना, हम लोग किसी का चीज़ भी क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ रैंडमली मेरे पास अलग अलग शेप का रेक्टेंगुलर, सर्कल शेप का, डिफरेंट डिफरेंट कलर का बॉल है। सबसे पहले हम बोलेंगे क्लासीफाई कीजिए आप सर्कल एंड रेक्टेंगल को, तो हम देखेंगे सर्कुलर बॉल है एंड रेक्टेंगल है, क्यूबिक बोल रहे थे, मान क्यूबिक बॉल है टाइप का कुछ डिश है, तो दोनों को अलग करेंगे। तो दोनों को अलग करें तो क्लासीफाई कर दी। ये देखिए, ये वाला शेप जो होता है इसको क्यूब बोलते हैं, ये जो शेप होता है इसको सर्कल बोलते हैं, तो क्लासीफाई कर दिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? तो क्लासिफिकेशन आपका जो होगा क्या होगा? एनीथिंग, क्लासिफिकेशन क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज को जब हम डिफरेंट कैटेगरी में, एनीथिंग विच इज ग्रुप्ड इनटू grouped into different category। कैसे? based on easily observable character, easily observable character, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है। इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखा चाहिए, ऐसे अलग कर दिया, तो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखकर डिफरेंट क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पर जब क्लासीफाई किए, तो क्लासीफाई करके जो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, या भी कैटेगरी, ग्रुप इज लाइक कैटेगरी, तो ग्रुप इज लाइक कैटेगरी, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी रिप्रेजेंट दी रैंक। यानी कि जो ग्रुप है, ये ग्रुप एक्चुअली क्या है? ये ग्रुप ही एक कैटेगरी को, सपोज की मानिए कि हम ग्रुप दो ग्रुप में बांटे, सपोज कैसे, एक में सर्कल को माने हैं, एक को हम लोग क्यूबिक माने हैं, तो क्यूबिक एक ग्रुप बन गया, सर्कल एक ग्रुप बन गया, तो एंड वो ग्रुप ही देखते रहे कैटेगरी है ना, सर्कल वाला कैटेगरी है, तो ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, एंड एक कैटेगरी अपने आप में एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो रैंक कहाँ से आ गया? रैंक बताएंगे तो क्या होगा? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि, इसको ऐसे देखिए कि ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी एंड कैटेगरी रिप्रेजेंट रैंक। कहां का रैंक, किसका रैंक, कैसा रैंक, कहां का रैंक, किसका रैंक, कैसे रैंक, कहां का रैंक क्या है? चलिए देखते हैं, इसको लिखिए, फटाक से इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक लाइन बोलेंगे, उसको हाईलाइट रखेंगे। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? देखिए, टैक्सा रिप्रेजेंट्स category at each level, taxa represents category at each level of taxonomical hierarchy, level of taxonomical hierarchy। ये वर्ड क्या है? ये साइन क्या है? एनसीईआरटी की एक लाइन है। ठीक है, टैक्सा क्या है? सबसे पहले टैक्सा क्या है? देखिए, टैक्सा कुछ नहीं है। टैक्सा क्या है? टैक्सा क्या है? टैक्सा क्या है? टैक्सा है, इट इज साइंटिफिक टर्म ऑफ द कैटेगरी। तो टैक्सा क्या है? कुछ नहीं है,
इस कैटेगरी को साइंटिफिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैक्सा बोल रहे हैं। साइंटिफिकली क्या बोल रहे हैं, टैक्सा को साइंटिफिक कैटेगरी का साइंटिफिकली टैक्सा, यानी कि कैटेगरी साइंटिफिकली कैटेगरी इज कॉल्ड एज टैक्सा। नोमेनक्लेचर के दौरान में हमने कैटेगरी वर्ड यूज करना, टैक्सा बोलेंगे बात बात, ठीक है। तो साइंटिफिकली कैटेगरी को ही हम लोग कॉल्ड एज टैक्सा, तो साइंटिफिकली कैटेगरी को ही हम लोग एक तरह का टैक्सा बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा में हल्का एक डिफरेंस आएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि एक लॉजिक देखिए, चीज को समझिए। देखिए मानिए कि एक सपोज हम लेते हैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए हम लोग लेते हैं वीट, एनसीईआरटी यही जाते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताइए वीट जो है वो क्या है, प्लांट है कि एनिमल है? क्या है? प्लांट है। तो सबसे पहला लेवल जो होगा आपका, मानिए ये सबको समझ में आएगा, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसको भी देखते हैं। देखिए कि क्या है, ये है आपका प्लांट है ना। तो ये इसको जो होता है ये क्या है, ये किंगडम हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? किंगडम। तो किंगडम कितना किंगडम होता है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या होता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एल्गी होता है, सॉरी एनिमल एंड प्लांटी होता है, सॉरी। तो क्या होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, चलिए। उसके बाद प्लांट तो है, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या होता है? किंगडम देखने के बाद अच्छा प्लांट है, अच्छा ठीक है प्लांट है। कैसा प्लांट है? ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, कैसा प्लांट है? तो क्या हुआ? डिवीजन। फिर क्या होता है? डिवीजन। फिर देखते हैं क्या है। तो क्या है ये? एंजियोस्पर्म है, ऑफ कोर्स एंजियोस्पर्म है। तो डिवीजन में क्या हुआ? एंजियोस्पर्म है। डरना नहीं है, सब वर्ड एंजियो डरना नहीं है। हम लोग प्लांट किंगडम और डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, अभी बस बता रहे हैं, बस सुनते जाइए। इतना बार पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी, याद हो जाएगा, ठीक है। आपको 20 बार से ज्यादा रिवीजन हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगा। 20 बार हम पढ़ लिए एनसीईआरटी, हाँ पढ़ लिए होंगे। डिवीजन, KDC, क्लास क्या होगा? क्लास मतलब क्या, ये डाइकोट है कि मोनोकोट है? वीट मोनोकोट है, तो लिख देते चलिए मोनोकोट। ऑफ ऑर्डर, KDC ऑफ जीनियस स्टूडेंट। समझाएंगे, याद करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो क्या है इसका ऑर्डर क्या है? पोएल्स, सॉरी पोएल्स इधर, पोएल्स। ऑर्डर KDCOF, फैमिली। तो वीड क्या है? ऑर्डर या वीड है आपके? पोएसी फैमिली, ठीक है। KDC ऑफ जीनस स्पीसीज, ट्राइटिकम एस्टाइवम। अच्छा अब यहां समझते, हम लोग क्या किया? वीट को किए हैं, ठीक है। चलिए यहां पर लिखते हैं, हमारी वीट को कर रहे हैं। ये वीट को हम लोग उसका हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। याद क्या करना है? कैसे याद किए हैं? याद किए हैं KBC तो देखते ही है ना। कौन देखता है KBC? जो जीनियस होता है। हर कोई KBC देख के क्या समझ में आएगा? जीनियस स्टूडेंट जो लोग पढ़ता है, जो लोग जीनियस है, तो जीनियस को KBC कौन देखा? यानी कि जो देखेगा हमने D, तो K कौन देखेगा? करोड़पति। कौन बनेगा? नहीं, कौन देखेगा? करोड़पति। कौन देखेगा? किसके लिए? ऑफ, किसके लिए? ऑफ जीनियस स्टूडेंट, यानी कि ऑफ
जीनियस स्टूडेंट, केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, केडीसी एक साथ बोलेंगे ओ एफ ऑफ, केडीसी ऑफ एफ जीनियस स्टूडेंट, इसको याद रखिए, केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट बोलना है, क्या है बोलना है केडीसी ऑफ जीनियस। इस जो प्रोसेस देखो अपने आप में ये लोग एक एक क्या है, टैक्सा है, टैक्सा है, एंड वही एक एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मानिए क्लास, अब क्लास अपने आप में पूरा टैक्स है। अब आपका पास क्लास कितना भी तरह का हो सकता है। फैमिली, फैमिली तो हमको पता है कितना तरह, सोलनेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, कितना भी फैमिली हो सकता है। मानिए चलिए एक एग्जाम्पल देखिए कि आप हाईलाइटर किधर गया, मार्कर किधर गया, समझ नहीं। चलिए मानिए कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि फैमिली, ठीक है, ये फैमिली, ठीक है, तो ये फैमिली कितना तरह का हो सकता है, सोलोनेसी फैमिली, सोलोनेसी फैमिली हो सकता है, मालवेसी फैमिली हो सकता है, फैबियसी फैमिली हो सकता है, सॉरी मालवेसी फैमिली, ठीक है, बहुत फैमिली हमको पता है कितना फैमिली है, एस्टरेसी फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिली है, ठीक है, पोएसी फैमिली है, ये इतना फैमिली है। तो ये हर एक ये जो पूरा फैमिली जो है, ये फैमिली जो है, ये फैमिली क्या है, ये फैमिली जो है ये टैक्सा है, टैक्सा है। हर एक जन अपने आप में एक एक टैक्स है, ये भी एक फैमिली एक टैक्स है, ऑर्डर एक टैक्स है, क्लास एक टैक्स है, डिवीजन एक टैक्स है, ये सब टैक्सा है। अब मानिए कि आपके पास सोलोनेसी, मानिए आपके पास धतूरा आ गया, मानिए आपके पास टमाटर आ गया, मानिए आपके टमाटर, आपके पास बैगन आ गया, ठीक है, आपके पास आलू आ गया, तो सब क्या, सोलानम ट्यूबरसम, बैगन को सोलानम हम लोग नाइगर भुट्टा को बोलते हैं, बैगन को बोलते हैं सोलानम मेलोंजेना। तो ये लोग जो है ये आपका क्या, सब सोलानम आ रहा है। तो सोलानम क्या हो गया, इसके अंदर का जो भी ये अपने आप में एक कैटेगरी हो गया, फैमिली तो है यानी कि कैटेगरी हो गई। तो बस इतना ही सा फर्क है, यानी इसको भी हम लोग कैटेगरी बोल सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली तो ये बड़ा कैटेगरी हो गया, उसके अंदर छोटा 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 फैमिली हो गया, इतना तरह का, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी, ये भी कैटेगरी एक तरह का, एंड ये लोग अपने आप में एक टैक्सा है। ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो याद क्या रखना है, केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट। फिर से बोलिए केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट। क्या याद रखना है मेरे को याद रखना है केडीसी ऑफ ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जीनियस स्टूडेंट, केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट बोलना है। बोलिए केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, जीनियस, जीनियस यानी जीनियस बोलो यार, स्टूडेंट, केडीसी, किंगडम, डिवीजन। अच्छा डिवीजन में कॉन्सेप्ट है, अगर ये हम प्लांट के लिए यूज करेंगे तो डिवीजन बोलेंगे, अगर एनिमल के लिए यूज करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, फाइलम बोलेंगे। थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, फाइलम। फाइलम वर्ड यूज करते हैं एनिमल को जब डिफाइन करते हैं, एनिमल को, ठीक है, एनिमल के लिए फाइलम बोलते हैं। तो डिवीजन बोलेंगे, या तो फिर फाइलम भी हो सकता है, फाइलम एनिमल के लिए, ठीक है। सी फॉर क्लास, केडीसी, ओ ऑर्डर, एफ फैम ऑर्डर, फैमिली, ये स्टूडेंट। तो इसको याद रखना है, 5 स्टार दीजिए, 5 स्टार दीजिए, 5 स्टार दीजिए, 5 स्टार दीजिए, 6-7 लगा 5 स्टार दीजिए, दे दिए। चलिए, तो अब यहां पर क्या क्या चीज क्लियर हुआ। तो टैक्सा किसको बोल रहे हैं, ये एक एक ग्रुप को, इसको अपने आप में क्या बोल रहे हैं, टैक्सा बोल रहे हैं। टैक्सा कैन इंडिकेटेड कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल, टैक्सा इंडिकेट कैटेगरी, रिप्रेजेंट कैटेगरी एट ईच लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये जो पूरा अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा, देखिए 7 टैक्स अरेंजमेंट है हायर टू लोअर ऑर्डर में। तो अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायर बोलेंगे। और इस अरेंजमेंट को देखते, अब ये सारा प्रोसेस देखा, इसको देखते हुए हम लोग पूरा तक पहुंचते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर में पहुंचते हैं। तो नोमेनक्लेचर को पहुंचने के लिए मेरे को ये टैक्सोनॉमी का ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा। और इस नाम को देने के लिए हमको जो टैक्सोनॉमी वर्ड यूज किया गया, टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासीफाई करते हैं हम लोग, क्लासीफाई करके एक साइंटिफिकली वे से क्लासीफाई करते हुए एक कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम तक पहुंचते हैं, एंड उस पूरा तरीका को, प्रोसेस को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी में इसलिए बोले क्या क्या आता है, सबसे पहले टैक्सोनॉमी में क्या आता है, टैक्सोनॉमी में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कैरेक्टराइजेशन,
कैरेक्टराइजेशन करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर करते करते अपने आप क्लासिफिकेशन हो ही जाता है। तो ये प्रोसेस है टैक्सोनॉमी का। ये समझ में आता है? इतना दूर समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ देखना है इसमें, ठीक है, बहुत कुछ देखेंगे। अब इसी चीज से हम लोग आगे देखते हैं कि साइंटिफिक नेम तक कैसे पहुंचते हैं। साइंटिफिक नेम तक कैसे पहुंचते हैं? तो साइंटिफिक जो नेम होता है, नोमेनक्लेचर को एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रोसेस ऑफ नेमिंग होता है, लेकिन क्या होता है कि साइंटिफिकली नेमिंग करना है मेरे को। क्या करना है मेरे को? साइंटिफिकली नेमिंग करना है, साइंटिफिकली नेमिंग करना है। साइंटिफिकली नेमिंग करना है। तो कैसे नेमिंग करें ये याद रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट बनेगा, कौन देखेगा? करोड़पति। कौन देखेगा? ऑफ जीनियस स्टूडेंट देखेगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको अगर लिख लिया होंगे ना तो बता दे रहे, के से किंगडम, डी से डिवीजन, सी से क्या हो गया? क्लास हो गया, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली हो गया, जी से जीनियस, एस से स्टूडेंट हो गया। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ देखना है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ वैसे, ठीक है। मतलब ये चैप्टर में से 3 जगह से क्वेश्चन बनेगा, बार बार बोल रहे हैं 3 जगह से क्वेश्चन बनेगा, एंड उनमें से कोई भी एक जगह से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए अब क्या करना है कि साइंटिफिक नेम, अब क्या है कि साइंटिफिक नेम करना है मेरे को, साइंटिफिक नेम करना है। कैसे करें साइंटिफिक नेम? तो हम तो बोले साइंटिफिक नेम करना प्रोसेस, यानी कि अब आपको कोई भी चीज का नाम करना है तो आपको इस एंगल से जाना है, यहां से सोचते हुए सोचते जाना है, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम करने का 2 प्रोसेस होता है, 2 तरीका दिया है, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट। तो जो हमारा एनसीईआरटी बताता है, जो पहला साइंटिस्ट है, जो साइंटिफिक नेम करने का जो पहला साइंटिस्ट जो प्रोसेस दिया है, वो है आपका, पहला प्रोसेस है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मतलब 2, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद भी आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। एनसीईआरटी फोकस करते हैं इस पे, प्लस हमारा 90% काम तो इसी में हो जाता है, इस पे उतना काम नहीं करना, एनसीईआरटी में इसका जिक्र भी नहीं है उतना, ट्राइनोमियल बस देख लेंगे थोड़ा सा, क्या टेंशन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन दिया है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को? कार्ल वोन लीनियस। तो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिया है? कैरोलस लीनियस। तो हमारा दूसरा नाम यहाँ पे आता है एनसीईआरटी का नाम, नेम नंबर 2 कैरोलस लीनियस। एनसीईआरटी नोटबुक में जो बनाए थे, पहला 6 पेज छोड़ने बोले थे, सबसे पहला हम लोग क्या लिखे थे? अर्नेस्ट मेयर लिखे थे। क्या बोलते हैं उसको? द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। जर्मनी का था, उन्हें 3 नोबेल प्राइज मिला था, ट्रिपल क्राउन भी बोलते हैं उनको, एंड द टर्म स्पीसीज दिए थे वो। दूसरा एनसीईआरटी में जिसका नाम है वो है कैरोलस लीनियस का नाम है। ये बहुत कंट्रीब्यूशन, एक नाम नहीं है इनका, बहुत नाम है, मतलब एक कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो कैरोलस लीनियस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, क्या क्या करना है देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहला कैरोलस लीनियस क्या किए थे? ये जो साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, क्या किए थे? सबसे पहले नंबर 1 ये वाला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद एक टर्म दिए थे, ये दूसरा टर्म होता है, दूसरा टर्म दिए थे ना सिस्टमैटिक। ये सिस्टमैटिक से समझ में आ रहा है, एक सिस्टम पे होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मेरे को कोई भी चीज को डिफाइन करना है या कहीं हमने नाम का साइंटिफिक नेम करना है, तो सबसे पहले सिस्टमैटिक होगा कि नहीं होगा। देखिए अगर हमको साइंटिफिक नेम करना है तो हम अगर नाम करेंगे, लेकिन हमको यही भी अगर पता चले सिस्टमैटिक क्या बोलते हैं, कि सिस्टमैटिक में क्या होता है कि ये तो टैक्सोनॉमी होता ही है, टैक्सोनॉमी होती है। जब भी हम लोग पूरा देख लिया, टैक्सोनॉमी का करना है, कोई भी चीज़ को नेमिंग करना है एक साइंटिफिक वे से। लेकिन अगर इस साइंटिफिक वे को अगर हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में जोड़ दे, दैट इज फाइलोजेनी।
तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको हम लोग को बोलेंगे सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। ये भी चीज़ कौन दिए थे, कैरोलस लीनियस दिए थे। अच्छा ये वाला बात को जो है ना, ये वाला बात को जो है ना, ये वाला बात को उन्होंने एक बुक में से मेंशन किए थे। इनका एक बुक है, ठीक है, इनका इनफैक्ट इनका 3 बुक है। तो एनसीईआरटी में एक बुक का जिक्र है, हम एक बुक और एक्स्ट्रा बताएंगे। एक बुक जो है वो है आपका सिस्टम नेचुरे। अच्छा ये बुक में ये सिस्टमैटिकली डिफाइन किया है, किसको डिफाइन किया है, एनिमल में, ये एनिमल के लिए है। अच्छा एक और बुक है आपका, ठीक है, एक और बुक है आपका, वो है स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, अच्छा ये बुक में उन्होंने क्या किया है ना, ये बुक में एनिमल का प्लांट का जिक्र है, सॉरी ये प्लांट्स के लिए है, ठीक है। एक्चुअली पहला बुक प्लांट के लिए लिखा गया था, उसके बाद एनिमल के लिए लिखा गया, यानी कि पहला बुक हुआ था 1753 में। अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, पहला बुक हुआ था 1753 में, दूसरा बुक आया 1758 में। प्लांट का टाइम है वो फाइलोजेनी को फॉलो नहीं किए थे, एनिमल का टाइम में किए थे, तो बुक में आया था। तो ये चीज़ को हमको याद रखना, ये 5 स्टार पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरोलस लीनियस का। अच्छा अब हम लोग आते हैं कि फाइलोजेनी क्या होता है। फाइलोजेनी क्या होता है, फाइलोजेनी क्या होता है, लिख लीजिए फाइलोजेनी क्या होता है। देखिए हैशटैग है फाइलोजेनी। देखिए फाइलोजेनी होता है क्या, फाइलोजेनी होता है क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कि पहले हम आए कि मेरा पहले बंदर आया, हाँ बंदर से मॉडिफाई होके हम आए, ऐसे बोलते हैं ना। पहले प्लांट आया कि पहले एनिमल आया। तो कुछ कुछ एविडेंसेस होता है कि नहीं सबसे पहले पानी था सिर्फ समुद्र में, तो समुद्र वाला ऑर्गेनिजम्स आया, उससे आपका समुद्र से धीरे धीरे खिसक खिसक के जमीन की तरफ प्लांट होने लगा, ठीक है। तो आपका आया सबसे पहले आपका मानिए कि एल्गी वगैरह के बाद ब्रायोफाइट्स आया, उसके बाद आपके पास जब और पानी से थोड़ा दूर होते गए क्योंकि पानी का रिक्वायरमेंट पहले डिपेंडेंट कम होता गया, तो क्या हुआ उसमें वैस्कुलर बंडल आ गया, जाइलम आ गया, फ्यूलम आ गया कि पानी को मिट्टी से जमीन से लेकर के पेड़ तक ऊपर तक टॉप तक पहुंचा, तो उसके लिए एक पाइप चाहिए ना, तो पाइप का सिस्टम आ गया, जैसे कि जाइलम आ गया। तो उसके लिए अगर जाइलम जब मेरे पास पाइप आ गया तो हम क्या करेंगे, समुद्र में नहीं रहेंगे, समुद्र से थोड़ा दूर में या फिर पानी से थोड़ा दूर में रह सकते हैं। तो टेरिडोफाइट आया, यानी कि उसके बाद उसको टेरिडोफाइट होना मतलब जाइलम फ्यूलम होना, आपका वैस्कुलर बंडल्स होना, टेरिडोफाइट आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जिम्नो, फिर हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म आया। एंजियो में भी पहले कौन आया आपका, डाइकॉट्स आया, उसके बाद कौन आया, मोनोकॉट आया। तो ये सीक्वेंस जो होता है, इस जो सीक्वेंस होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मेरा पहले कौन आया या फिर हम किससे आए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक है ये टैक्सोनॉमी तो करता है, नाम तो करता है, नोमेनक्लेचर तो करते हैं, लेकिन उसके दौरान ये भी देखता है कि फाइलोजेनिक होना चाहिए, ये कि रिलेशनशिप को एक जिक्र करता है। तो फाइलोजेनी को क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, फाइलोजेनी को यहीं पर लिख देते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना कि अच्छा अब हम लोग एक डिफाइन करते हैं, एक डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस करेंगे। देखिए ये सिस्टमैटिक के साथ हम लोग क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी का एक डिफरेंस। सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी क्या है, तो देखिए यहां लिखते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये एक लाइन छोटा सा लाइन, ये एक सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है, ये है डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और आपका ये क्या होगा, सिस्टमैटिक लैटिन वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से, ये लैटिन। नेक्स्ट क्या है, ग्रीक वर्ड से आया है एंड देन लैटिन वर्ड से आया है। बाकी दोनों में क्या होता है, ये फाइलोजेनी होता है, इन पर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, कैटेगराइजेशन होगा, नोमेनक्लेचर होगा, क्लासिफिकेशन होगा, इसमें भी होगा। लेकिन ये क्या होगा, फाइलोजेनी नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन फाइलोजेनिक, और ये क्या होगा, फाइलोजेनिक। ये दोनों फर्क होगा सिस्टमिक एंड टैक्सोनॉमी में, ठीक है। टैक्सोनॉमी बस क्या है कि सिस्टमेटिक क्या है, टैक्सोनॉमी होगा लेकिन फाइलोजेनी को फॉलो करता हुआ करेगा अब, ठीक है।
चलिए अब इसको और समझते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। अब हम लोगों को क्या है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझते हैं। तो हम लोग क्या पता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए है, कैरोलस लिनियस। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो नाम होगा। तो कौन सा दो नाम होगा, इन्हीं में से कोई दो टैक्सा को उठाते हैं, ये दो, जीनियस एंड स्पीसीज को उठाते हैं, जीनस एंड स्पीसीज उठाते हैं। इन दोनों को उठा के हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं। मानिए अभी हम लोग किसका किए हैं, वीट का, तो वीट का साइंटिफिक नेम क्या बनेगा फिर, ट्राइटिकम एस्टाइवम बनेगा। तो साइंटिफिक नेम ऑफ वीट क्या होगा, ट्राइटिकम एस्टाइवम। ठीक है। अब मानिए मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका, मानिए मैंजीफेरा इंडिका, स्मॉल आई होगा, ठीक है, कि कैपिटल एम होगा। रूल बताएंगे नेक्स्ट में, अभी बताते हैं कि इसको खत्म करने के बाद, इसको मिटाने के बाद रूल्स पाएंगे क्या क्या रूल होता है। तो मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या हो जाएगा, जीनियस होगा, इंडिका क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को लेते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाइनोमियल नेम लेने के लिए क्या करते हैं, बाइनोमियल लेने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को लेते हैं, जीनियस एंड स्पीसीज। तो बाइनोमियल में क्या होता है, जीनियस एंड स्पीसीज को लेते हैं, जीनियस एंड स्पीसीज को लेते हैं। तो जीनस को जो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम बोलते हैं, जेनेरिक नेम बोलते हैं, जेनेरिक नेम। एंड स्पीसीज को क्या बोलते हैं, स्पीसीज को क्या बोलते हैं, स्पीसीज एपिथेट, ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीसीज एपिथेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए फटाक से इसको लिखिए, इसको मिटाते हैं एंड इसको भी आगे जाएंगे क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। चलिए लिखिए, अब हम लोग देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए हेडिंग लिख दीजिए, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, क्या हेडिंग दे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल मतलब दो वर्ड होगा, क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नंबर 1 लिखते हैं, रूल। रूल क्या रूल होगा, रूल में क्या होता है, नंबर 1 नेम होगा, कितना नाम होगा, वन नेम, एक नाम होगा लेकिन 2 वर्ड्स होगा। फिर से सुनिए, एक नाम 2 वर्ड, क्या होगा, एक नाम 2 वर्ड होगा। मानिए हम लिख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका एक ही नाम है मैंगो का, लेकिन क्या है, ये एक अलग वर्ड है, एक अलग वर्ड है, तो 2 वर्ड, तो 1 नेम 2 वर्ड। पहले बात 1 नेम 2 वर्ड हो गया, खत्म। दूसरा क्या है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है कि ये जो नाम है ये आया है लैटिन से, तो क्या होता है, डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। एनसीईआरटी बोला है लैटिन, ग्रीक भी है, ग्रीक से भी कुछ कुछ नाम आया हुआ है, या फिर लैटिन 100% लैटिन से ही है, कुछ कुछ ग्रीक से आया हुआ है, तो ग्रीक एंड लैटिन, तो एनसीईआरटी बोल रहा है लैटिन। बट जब हम इसको टाइप करते हैं बट रिटर्न इन इटैलिक्स, क्या है, इटैलिक्स। जब लिखते हैं, रिटर्न करेंगे, सॉरी एक मिनट, इसको प्रिंटेड करते, रिटर्न पहले से लिखा हुआ ना, प्रिंटेड ही लिखिए, प्रिंटेड जब प्रिंट करेंगे ना, क्योंकि रिटर्न मतलब बुक में रिटर्न जो लिखा रहता है, तो इसलिए रिटर्न बोल रहे थे, तो एक्चुअली प्रिंटेड ही है वो। लेकिन जब हम हैंड राइटिंग खुद लिखेंगे, जब हैंड राइटिंग में होगा, हैंड रिटर्न होगा, एक्चुअली हैंड रिटर्न होगा, जब हैंड रिटर्न होगा तब मैंजीफेरा इंडिका में क्या करना है, जब हैंड रिटर्न होगा तब इसको ऐसे लिखना है,
बोथ लेटर के नीचे अंडरलाइन, जब हैंड रिटन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइंड होगा। बोथ वर्ड में क्या होगा, बोथ वर्ड में क्या होगा, बोथ वर्ड्स आर अंडरलाइंड, बोथ वर्ड्स आर अंडरलाइंड होगा। अच्छा, और क्या बात आपको इसमें दिख रहा है, पहला वर्ड जो है आपका अल्फाबेट, फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल है, और जो सेकंड लेटर है यानी कि ये है स्पेसिफिक एपिथेट, जो सेकंड लेटर है, सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है, सेकंड वर्ड का जो, या फिर ऐसे लिख देते हैं ना, स्पेसिफिक एपिथेट का जो स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा स्मॉल होगा, यानी कि ओनली ये वाला कैपिटल होगा, ये वाला स्मॉल होगा। ठीक है, फिर से बताते हैं, इसको क्या बोलते हैं एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, एंड इसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम। अच्छा, कहानी खत्म हुआ है, नहीं हुआ है, और है, और कहानी है, और क्या है, देखिए, अगर आपको, आप इतना मेहनत किए हैं, एवेंजीफर इंडिका मानी है, आप निकाले हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि आप निकाले, कुछ तो आपको क्रेडिट मिल जाए। तो वो क्रेडिट कैसे देता है, क्रेडिट कैसे देता है कि मैंजीफेरा इंडिका में क्या करते हैं, अगर साइंटिस्ट को क्रेडिट कैसे देता है, साइंटिस्ट को क्रेडिट कैसे देता है, उसी नाम में मैंजीफेरा कैपिटल एम, मैंजीफेरा इंडिका आई स्मॉल। अब आप लिखे हो यार, ये जो लिखा था लीन, इसमें कोई अंडरलाइन वगैरह नहीं होगा ऐसा, तो जो साइंटिस्ट का नाम होता है वो क्या होता है आपका, कैपिटल लेटर में एल को लिखा जाता है। तो इस साइंटिस्ट का क्रेडिट कैसे दिया जाता है, साइंटिस्ट का क्रेडिट दिया जाता है कैसे, बाई राइट कैपिटल लेटर, बाई कैपिटल, बाई की फर्स्ट लेटर को बाई फर्स्ट लेटर ऑफ साइंटिस्ट नेम, कैपिटल लिख के, थोड़ा सा, इतना पूरा नहीं लिखता है, इतना दूर लिखते हैं। ठीक है, चलिए, इसको बोल रहे हैं एब्रीविएट फॉर्म, एब्रीविएट मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं उसको, थोड़ा एब्रीविएट, एब्रीविएट फॉर्म, इसको क्या बोले, एब्रीविएट फॉर्म में हम लोग उसको साइंटिस्ट नेम को यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया, सिस्टमैटिक समझ में आया, सिस्टमैटिक क्या था, टैक्सोनॉमी क्या था, सिस्टमैटिक क्या है, सेम है, नेमिंग करना है, टैक्सोनॉमी को करना है, लेकिन फाइलोजेनी को फॉलो करते हुए करना है। ये इसके बाद क्या होता है कि ये तो 4 रूल एनसीईआरटी ने कहा, उसके बाद क्या होता है कि ना, कि मानिए कि पहले ही ऑलरेडी कोई नाम डिस्कवर हो चुका है, ठीक है, पहले कोई नाम डिस्कवर हो चुका है कोई, या फिर कार्लोस लिनियस का जो बुक है, उस बुक में ये ऑलरेडी नाम मेंशन है, हमको पता है बुक क्या, सिस्टम नेचुरे कब आया था, कब दिया गया था, 1758 को दिया गया था, वो हम मेंशन किए हुए हैं, उस बुक में जो प्रिंटेड ऑलरेडी है। ठीक है, और अगर मेरे को उसी में कोई नाम को देना है तो वो नाम क्या वैलिड होगा, नहीं होगा, तो उस नाम को क्या बोलेंगे, उस नाम को क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स बोलेंगे, सिनोनिम्स बोलेंगे। ठीक है, सिनोनिम्स बोलेंगे, तो कुछ रिलेटेड टर्म्स है, जो कुछ रिलेटेड टर्म्स है, उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो मानिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल होगा कि अगर मेरे को कुछ सेकंड नाम देना है कि ये ऑलरेडी नाम, तो उसको क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स बोलेंगे। यानी कि जो कार्लोस लिनियस का जो बुक में था 1758 वाला बुक में जो नाम ऑलरेडी प्रिंटेड है 1758, ठीक है, उस नाम, उस वो वाला बुक में जो ऑलरेडी नाम प्रिंटेड है, उसके अलावा अगर ऑलरेडी नाम प्रिंट, हाँ कुछ डिस्कवर हुआ ही नहीं है तो नया नाम रखा है तो ठीक है, चलिए इस फॉलो करते हुए जाएंगे। लेकिन अगर कोई और नया नाम लग रहा है तो वो वैलिड नहीं है, तो ऑलरेडी फर्स्ट नेम जो है, फर्स्ट नेम ही वैलिड होगा, फर्स्ट नेम होगा जो वही वैलिड होगा। एंड अगर कोई सेकंड नेम दे रहा है, सेकंड नेम जो है वो क्या होगा, सिनोनिम्स होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, एक ही चीज का दो नाम, तो पहला वाला नाम जो होगा वैलिड होगा, दूसरा वाला नाम क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। कुछ टर्म्स देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं।
कुछ टर्म्स देखते हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, टर्म्स तो सिनोनिम्स हो गया। सिनोनिम्स मतलब क्या बताए कि जो नाम ऑलरेडी है उसका अगर दूसरा नाम देना है तो वो नाम ओरिजिनल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, उसको सिनोनिम्स बोल सकते हैं। चलिए टोटोनिम्स क्या होगा, टोटोनिम्स व्हेन जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम मतलब केडीसी ऑफ जीनियस स्टूडेंट, जीनियस नेम, जीनियस नेम एंड एपिथिक स्पेसिफिक, जैसे कि अगर मानेंगे यहाँ पर जैसे देखें कि मानिए मैंजीफेरा इंडिका, तो ये जेनस नेम हो गया, दैट इज जेनस नेम हो गया, जेनस नेम हो गया। व्हेन जेनस नेम यूज्ड एज स्पेसिफिक नेम, अगर इसी नाम को दोबारा ऐसे इंडिका इंडिका बोल दिए, सॉरी मैंजीफेरा मैंजीफेरा बोल दिए, उस तरह का नाम अगर होगा तो उसको हम लोग टाइटोनिम्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल होता है नाजा नाजा, ये सांप होता है, नाजा नाजा, सॉरी हाँ नाजा नाजा होता है, ठीक है। तो नाजा नाजा क्यों क्या होता है, ये जनरली यूज क्या होता है ICZN में। अब ICZN का क्या है सीन है, इसका समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ ना कि जो नोमेनक्लेचर करना है मेरे को, तो नोमेनक्लेचर करना है तो इसके लिए क्या है कि कुछ रूल्स जो गाइडलाइंस बनाया गया है कि आपको करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको टैक्सोनॉमी को देखना है, आपको फाइलोजेनी को, ये काफ़ी सारा जो रूल दिया है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है ICBN, एक है आपका ICZN। NCERT इन दोनों का जिक्र किया, इसके बाद आपका वायरस का भी है, ठीक है, बहुत तरह है, हम दो को देख जाएंगे, दो को देखेंगे, ठीक है। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो लिख देते हैं इंटरनेशनल कोड। आपको बहुत कुछ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में आएगा नीट के पेपर में, इंटरनेशनल काउंसिल लिख देगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन लिख देगा, इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, कुछ भी हो सकता है, पर क्या है इंटरनेशनल कोड है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और इसका क्या होगा, वही होगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, दो आपको क्या करना है, ये दोनों में आपको आपका डेट याद रखना है, अगर है तो ठीक है। आपका सबसे पहले बोटानिकल नाम आया 1961 पे, ये ऑर्गेनाइजेशन बना, एंड देन 1964 ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये कहाँ पे मेंशन है, ये एनसीईआरटी पे है, यानी ये वाला पेज पूरा आपका एनसीईआरटी में मिलेगा। ये एनसीईआरटी से बाहर था, बाई चांस अगर टेस्ट वगैरह में आप देंगे कहीं का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये एनसीईआरटी के पार्ट है, ये एनसीईआरटी का पूरा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा ऑफ एनसीईआरटी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए हो गया आपका काम, यहाँ तक बन गया, पूरा एनसीईआरटी का बात हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को पूरा थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, एंड इसके बाद हम टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी देखेंगे, पुराना जमाने में नया जमाने में क्या हुआ। देखिए एक्चुअली क्या सीन है ना, हम यही बताते। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि एनसीईआरटी दीदी है बहुत सियानी, क्या की है, यहाँ पे कुछ बात बताई है, टैक्सोनॉमिकल टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है, एंड प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, दो डिफरेंट प्रोसेस था, कितना क्या है, कुछ इधर बताई है, कुछ अलग चैप्टर में, जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ बताई है, कुछ प्लांट किंगडम में बताई है, ठीक है। तो दीदी क्या कर रही है ना, कहीं कहीं क्या बात कहीं कहीं कर रही है ना, अलग अलग पढ़ेंगे। मानिए अगर हम चैप्टर 2 में जाकर फिर से यही बताएंगे, आपको कैसा लगेगा, अरे सर अभी तो पढ़ा दी फिर पढ़ा रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया हुआ है, काफ़ी कंफ्यूज करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा दीदी कंफ्यूज कर दी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे, सुधारेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, क्या देखते हैं, टैक्सोनॉमिकल टाइप देखते हैं, क्या देखते हैं, टैक्सोनॉमिकल टाइप, टैक्सोनॉमिकल टाइप, टैक्सोनॉमिकल टाइप। अच्छा टैक्सोनॉमिकल टाइप मतलब ये नेमिंग करने का जो साइंटिफिक वे ऑफ नेमिंग का जो टाइप है, ये क्या था। देखिए नोमेनक्लेचर अभी से नहीं, पुराना जमाने से आता हुआ है, ग्रुपिंग करना, टैक्सोनॉमिक टैक्सा बनाना, हर जगह टाइम से, पुराना बहुत समय से हुआ है, ऐसे टाइम से, ठीक है। तो लेकिन तभी के टाइम में इंसान उतना लॉजिकली, उतना साइंटिफिकली सोच नहीं सकते थे, तो क्या करते थे, तो जो समझ में है, जो अपना हिसाब से बेस्ट लगे कर देते थे। बाद में इंसान का ज्ञान बढ़ता गया, इंसान आगे तरक्की करता गया, एंड
आने वाला साल में भी और तरक्की होगा, होता रहेगा। तो पुराना ज़माने में क्या होता था कि पुराना ज़माने का जो टैक्सोनॉमिकल जो डिफरेंशिएट किया जाता था, जो कैटेगरी बनता था, जो क्लासिफिकेशन होता था, पुराना ज़माने का जो टैक्सोनॉमिकल टाइप होता था, यानी कि क्लासिफिकेशन जो होता था, क्लासिफिकेशन जो होता था वो आपका सबसे पहला कैसे होता था, प्रैक्टिकल यूज में होता था। ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, पेज नंबर 8 पे मिलेगा, 7-8 में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मॉडर्न का जिक्र है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल आपका क्या हो जाएगा, दो तरह का होता था, एक आपका ओल्ड या तो क्लासिकल, ओल्ड टाइप का होता था, क्लासिकल टाइप का होता था, डिस्क्रिप्टिव टाइप इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरे वाला पार्ट है ये न्यू टाइप का है, ये क्या है, न्यू, न्यू है, मॉडर्न है, न्यू टाइप का है, मॉडर्न टाइप का है, ठीक है। बायोसिस्टमैटिक किसको बोलते हैं, बायोसिस्टमैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि दोनों फाइलोजेनी का फॉलो, ये थोड़ा थोड़ा फॉलो करता था, ऐसे नहीं कि पूरा ही नहीं करते थे, ओल्ड वाला थोड़ा थोड़ा करते थे फॉलोजेनी, लेकिन न्यू वाला में तो भाई फाइलोजेनी को फॉलो करना ही है, ठीक है। चलिए, ओल्ड में क्या होता था, न्यू में क्या होता है, देखिए ओल्ड एंड में न्यू में क्या क्या फर्क है, कुछ कुछ फर्क है, ठीक है। ओल्ड में क्या होता था, बाहर का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते थे हम लोग, ठीक है, बाहर का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते थे, मॉर्फोलॉजी देखते थे, ठीक है। मानी मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखते थे, एक्सटर्नल सारा कैरेक्टर को देखते थे, मॉर्फोलॉजी बोलिए या जो कि ग्रॉस होता था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी होता था, ठीक है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को वगैरह देखते थे। लेकिन मॉडर्न में क्या होता था, मॉडर्न में हम लोग ना हर चीज को देखते थे, देखिए हर चीज को हम लोग देखते थे, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर हम देखेंगे कि मॉडर्न में हम लोग मॉर्फोलॉजी को देखते थे, मॉर्फो, MOR। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या है पता है, मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर, जो बाहर से जो दिखेंगे, यहाँ इसका ये शेप है, आँख काला है, दो दो हाथ है, ये अंगुली है, 5-5 10 टो है, ये पैर है, ये एक्सटर्नल होता था। तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कैरेक्टर। उसके बाद इंटरनल को देखेंगे तो एनाटॉमिकली, एनाटॉमी मतलब पता है, जब काट के उसका अंदर का सामान देखेंगे, दैट इज एनाटॉमी, तो ठीक है। तो एनाटॉमिकली देखेंगे इंटरनल, ठीक है। तभी पुराने जमाने में एनाटॉमिकली कौन देखता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका अंदर का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देखते थे, जेनेटिकली देखते थे, जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी जो कुछ टर्म यूज किए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का अगर हिसाब से जाएंगे, देखिए इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता था, ठीक है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता था, एक्सटर्नल इंटरनल डेवलपमेंट होता था। एनसीईआरटी इसको बोले हैं सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। एनसीईआरटी है ये वाला, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एनसीईआरटी है। हम बोले हैं एनसीईआरटी पूरा कवर करना है, एक एक लाइन एनसीईआरटी का देखना है, एनसीईआरटी इसमें बोले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे कि हैबिटेट वगैरह कैसा है, क्या है, कहाँ पाया जाता है, बहुत कुछ है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। ये सारा बात होता था नया जमाने में, पुराने जमाने में उतना कुछ नहीं होता था, ठीक है, पुराने जमाने में उतना कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो पुराने जमाने में उतना कुछ नहीं होता था, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया जाता था, इसलिए किसको बोलते उसको अल्फा, अल्फा टैक्सोनॉमी। इंपॉर्टेंट नहीं रखना है, बस बता देते हैं, ठीक है। इसके बोलते ओमेगा टैक्सोनॉमी, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बात है ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीईआरटी का बात है, ठीक है। चलिए, ओके, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्लासिफिकेशन करने का तरीका देखते हैं, ये टैक्सोनॉमी हो गया, और आगे देखते हैं ओल्ड एंड मॉडर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब हुआ मॉडर्न टाइप। अब देखिए मॉडर्न टाइप में जब हम लोग जाएंगे ना, तो मॉडर्न टाइप में भी क्या होता है कि फाइलोजेनी, देखिए फाइलोजेनी तो दोनों में होता है, फाइलोजेनी क्या होता है, दोनों में होता है, फाइलोजेनी इसमें भी होता है, इसमें भी होता है,
फाइलोजेनी दोनों में होते हैं, इसमें ज़्यादा फाइलोजेनी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन का कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा फंडा देखेंगे जो एनसीईआरटी का अगला चैप्टर में है, यहाँ पर एनसीईआरटी का अगला चैप्टर में है। ठीक है, तो हम लोग वो सब पार्ट जो है यहीं पर कवर करेंगे। ठीक है, वो सब पार्ट सारा कुछ को हम लोग यहीं पर कवर करेंगे ताकि अगला चैप्टर हम आराम से स्पीड से पढ़ सके। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे एक ही चीज़ को बार 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 तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एक के साथ पढ़ लेंगे, एक कॉन्सेप्ट एक माइंड मैप माइंड बन जाएगा, तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का सबसे पहले क्या फंडा था कि प्रैक्टिकल होता था। प्रैक्टिकल यूज के आधार पे, यूज के आधार पे मतलब कौन सा हम खाने में यूज करते हैं, तो लिख देंगे खाने वाला। कौन सा पहनने में यूज करते हैं, कौन सा पत्ता, केला पत्ता पहनते हैं, पीपल का पत्ता पहनते हैं, बाड़ पत्ता पहनते हैं, क्या, तो उस प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से पहले क्लासिफाई किया जाता था। ठीक है, यानी अगर हम देखेंगे तो हम लोग हो सकता है एक पत्ता जो हम पहनते हैं वो उसको खाते भी है, केला पत्ता पहनने भी यूज होता था, केला खाते भी है। तो यानी कि एक प्लांट, एक स्पीसीज, एक तरह का ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप में भी कैटेगरी हो सकता था प्रैक्टिकल यूज की हेल्प से, प्रैक्टिकल की तरह। जैसे कि बनाना प्लांट अगर हम बोले, बनाना ट्री, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप। एक ऑर्गेनिज्म क्या करता था, बिकम पार्ट ऑफ मेनी ग्रुप। ठीक है, पार्ट ऑफ मेनी ग्रुप का पार्ट हो जाता था, मेनी ग्रुप का पार्ट हो जाता है, पुराना का जमाना है। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में भी जिक्र है, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसको ध्यान देना है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। एनसीईआरटी में इसकी बात की है दीदी, एनसीईआरटी दीदी इसकी बात की है, एनसीईआरटी में इसका बात है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के, जितना पुराना साइंटिस्ट लोगों था ना सब आर्टिफिशियली क्लासिफाई करते थे। सबसे पहला नाम आता है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन कैसा था, आर्टिफिशियल था। फिर एनसीईआरटी बोलती है, अच्छा इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कौन थे, एरिस्टोटल था। इनका क्लासिफिकेशन कैसा था, ये भी आर्टिफिशियल था। और भी बहुत कोई था, थियोप्रास्टस था। थियोप्रास्टस था। कैसा क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल था। अच्छा, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता कैसे है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का कुछ पॉइंट्स है, कुछ चीज है देखना है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया जाता था, लेकिन उसमें से नॉट ऑल ए ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं लिया जाता था। क्या लिया जाता था, एक एंड दो, वन ऑन टू ही मैक्सिमम लिया जाता था, ज्यादा ऑल कैरेक्टर को नहीं लिया जाता था, पहली बात। दूसरा बात क्या है इसका, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्या एनसीईआरटी में इसका लाइनिंग लिखा हुआ है, क्या, इक्वल वेटेज इज गिवन टू both vegetative and reproductive character। वेजिटेटिव, इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। दोनों में इक्वल वेटेज दिया जाता था, इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला है, तो दोस्तों क्या हुआ, इक्वल वेटेज दिया तो दिया, बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, उससे क्या हुआ भाई, उससे हुआ ना, क्या हुआ, उससे बाद में प्रॉब्लम आया। वेजिटेटिव कैरेक्टर तो चेंज हो सकता है ये इन्वायरमेंट के हिसाब से। वेजिटेटिव कैरेक्टर है बाहर का, फूल का कलर, मानिए एक फूल है, गुलाबी सा फूल है, तो गुलाबी भी वेजिटेटिव कैरेक्टर हुआ। वहाँ पर मानिए हमेशा धूप रहता है, इतना धूप रहता है कि कलर फेड हो गया, उड़ जाता है, तो फिर तो अब सादा हो जाएगा, वो फूल मानिए हो जाएगा, तो आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर कंजर्व नहीं होता है। हो सकता है कि आप इतना पतझड़ आता है वहाँ पर कि जो फूल बनते तक पंखुड़ी झड़ जाता है,
तो आपको समझ में नहीं आएगा वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर समय के साथ, इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो सकता है, पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, नहीं होता है चेंज, ज़्यादा टाइम तक कंजर्व रहता है। तो जो ज़्यादा टाइम तक कंजर्व रहता है उस पर हम क्लासिफिकेशन करने में ज़्यादा फोकस करेंगे कि टेम्पररी जो समय बाद चेंज हो जाए उस पर फोकस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम तक जो कंजर्व रहेगा उस पर लेंगे। आज देखेंगे हम इस पर डिफाइन कर दिए, कल आने वाला 100 साल में ये डिफाइन, ये प्रॉपर्टी हट गया तो क्या करेंगे फिर? तो उसका दूसरा नाम रखेंगे क्या? नहीं ना। और अगर दूसरा नाम रखें तो सिनोनिम हो जाएगा, वैलिड नेम तो होगा ही नहीं। ये भी पढ़े हैं। तो इक्वल वेटेज देना है क्या दोनों को? नहीं देना है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे आर्टिफिशियल के साथ? तो ये जो कैरोलस लीनियस जीनियस थे, अरिस्टोटल थे, थियोक्रेटिस, क्या कर रहे थे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कर रहे थे, आर्टिफिशियल कर रहे थे। लेकिन मॉडर्न में क्या होता है, ज़्यादातर इक्वल वेटेज नहीं दिया जाता, ज़्यादातर रिप्रोडक्शन में, हाँ स्टडी सबको करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल क्रोमोसोमल केमो सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, केमो टैक्सोनॉमी करते हैं, क्रोमोसोमल टैक्सोनॉमी करते हैं, सब कुछ करते हैं, साइटो टैक्सोनॉमी करते हैं, साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी करते हैं, साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं, सारा कुछ करते हैं एंड इक्वल वेटेज भी देते हैं सबको। लेकिन ज़्यादा तो रिप्रोडक्शन को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, वेजिटेटिव को उतना ज़्यादा नहीं, वेजिटेटिव से कैरेक्टर चेंज हो जाता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, इक्वल वेटेज दिए थे, किसको किसको? इक्वल वेटेज दिए थे ऑफ बोथ। ठीक है। अब कार्लोस लिनियस भी डिफाइन किए थे, एक और बुक हम बताए थे आपको, जेनेरा प्लांटरम। तो कार्लोस लिनियस क्या किए थे, एक बुक लिखे थे, हम बताए थे जेनेरा प्लांटरम, जेनेरा प्लांटरम हम बताया था। इसका एज डेट कब था जेनेरा प्लांटरम को, कब बुक को निकाले थे? 1753 में निकाले थे, यह बुक था। इन बुक में क्या किए थे, इस बुक में वो ये क्या किए थे, डिफाइन किए थे, क्या किए थे, वैरायटी बना, एक क्लासिफिकेशन किए थे 24 क्लासेस में, 24 क्लासेस में डिफाइन किए थे। किसको डिफाइन किए थे? प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट को स्टेमेन के हेल्प से। नंबर ऑफ स्टेमेन कितना है, नंबर ऑफ स्टेमेन कितना है, ठीक है। हमको उतना डिटेल में नहीं जाना है। फैनोरोगेम्स था, क्रिप्टोगेम्स था, फैनोरोगेम्स था, तो हम लोग को उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। चलिए सीआरटी है, चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे प्लांट की, सॉरी चैप्टर 2 में देखेंगे हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि एरिस्टोटल जी ने क्या किया था। एरिस्टोटल जी इसको क्या किए थे कि ये आपका सबसे पहला प्लांट को डिवाइड किए थे 3 पार्ट में। क्या क्या पार्ट था आपका इसका? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। और एक काम क्या किए थे कि दो को एनिमल को 2 पार्ट में, एक में जिसमें RED रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है और एक में जिसमें एब्सेंट है। जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है उनको क्या बोले थे? इनेमिया, और जिसमें नहीं है उसको ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला बात है, ठीक है। NAIM है, ठीक है। चलिए ये समझ में आता है यहाँ पे, ठीक है। थियोप्रास्टस इसका जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी ये 4 चीज को क्या किए थे, ये क्या किए थे, ये हर्ब्स को तो रखे थे, लेकिन श्रब्स को भी तो रखे थे, लेकिन उसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी बना दिए थे अंडर श्रब्स, एंड देन ट्रीज तो था ही, ठीक है। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। चलिए इनको क्या कहते हैं, अरिस्टोटल क्या क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इसको फादर बोलते हैं किसका? जूलॉजी एंड बायोलॉजी। इनको किसका फादर बोलते हैं? फादर ऑफ मेनली क्या बोलते हैं? बोटानी, ठीक है, फादर ऑफ बोटानी। और क्या था इनका बारे में, थियोप्रास्टस के बारे में? इनको बाप बोलते हैं। बाइनियल, एनुअल एंड पेरेनियल के लिए डिस्कवर किए थे थियोप्रास्टस, बाइनियल, एनुअल एंड पेरेनियल, ठीक है। थियोप्रास्टस को क्या बोलते हैं? BAP, बाइनियल, प्लांट, एनुअल, पेरेनियल। बाइनियल प्लांट किसको बोलते हैं? उस प्लांट जिसका लाइफ में
एक सीजन 2 बार आए उसको बाइनियल प्लांट बोलेंगे, एक सीजन 2 बार आए। पेरिनियल प्लांट किसको बोलेंगे? लाइफ टाइम हमेशा 10 बार 12 बार आम का पेड़ आते गया सीजन, धूप गर्मी बरसात आते गया, तो पेरिनियल साल साल जो रहे। एनुअल प्लांट साल में कोई भी सीजन एक ही बार है एनुअल प्लांट। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं यहाँ से। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या हुआ, तो फिर यहाँ पर हम लोग देखिए कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन कौन दिया था। कैरोलस लिनियस दिया था, जिसमें वो उन्होंने क्या किया था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था, मतलब कैरेक्टर को तो मॉर्फोलॉजिकल लिया था, ग्रॉस लिया था, कुछ ऑल को नहीं लिए थे। और उसमें थियोफ्रास्टस थे, एरिस्टोटल भी थे। ठीक है, तो उसमें क्या किया था कि उसमें इक्वल वेटेज इज गिवन टू मोस्ट, क्या था, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को दिया था। तो उसके अगेंस्ट में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया, मतलब 3rd नंबर में होता है, दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर 2 में, 2nd चैप्टर में आपको मिलेगा, सॉरी प्लांट किंगडम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो दीदी क्या करती है, एनसीईआरटी दीदी अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ देती है। अब इंसान अलग अलग पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो हम लोग इसलिए इकट्ठा यहाँ पर एक साथ टॉपिक को कवर कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में आएंगे। ठीक है, तो क्लासिकल क्लासिफिकेशन वो क्या था, ये आपका क्लासिकल क्लासिफिकेशन का ये उससे तो अच्छा था, आर्टिफिशियल से अच्छा था। नंबर 1 में हम लोग देखे थे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से प्रैक्टिकल। नंबर 2 में आर्टिफिशियल, ये कौन दिया था, कैरोलस लिनियस। ठीक है, एंड उसके बाद आता है ये, इसमें आर्टिफिशियल में क्या था, इक्वल वेटेज, यानी कि वेजिटेटिव इक्वल टू रिप्रोडक्टिव वेटेज दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब नेचुरल जो क्लासिफिकेशन आया था, इनमें क्या हुआ, इनमें वेजिटेटिव को कम वेटेज दिया गया, रिप्रोडक्टिव को ज्यादा वेटेज दिया गया, ज्यादा वेटेज। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ज्यादा दिन कंजर्व रहता है, तो यहां पर आपको मोर वेटेज दिया गया रिप्रोडक्टिव को। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन भी क्या होता है, फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक जो होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन है जो कि आपका नॉन फाइलोजेनेटिक है। पहला वाला क्या है, ये आपका नॉन फाइलोजेनेटिक है, नॉन फाइलोजेनेटिक है। एंड दूसरा वाला क्या है, बी नंबर, ये फाइलोजेनेटिक है। तो बेस्ट ऑफ कोर्स कौन होगा, ये होगा। ठीक है, ये वाला फाइलोजेनेटिक होना चाहिए। ठीक है, ओके, देखिए तो फाइलोजेनेटिक को पहले यहाँ पर कवर अप करते हैं, क्योंकि नॉन फाइलोजेनेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। तो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर में, फाइलोजेनेटिक मतलब क्या है, मेरे बाद ये आया एक लिंक फॉलो करेगा। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक में एक एनसीईआरटी की लाइन है, क्या है, दैट इज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम टैक्सा, organisms belongs to same taxa, organisms belongs to same taxa have common ancestor। ये एनसीईआरटी का लाइन है फाइलोजेनिक के लिए। ठीक है, आप पेज नंबर 30 पे देख सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 30 एल्गी स्टार्ट होने का ऊपर वाला पैरा। ठीक है, एनसीईआरटी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 100% क्या है, आपका फाइलोजेनिक है। ठीक है, तो ये फाइलोजेनिक है। अच्छा, ये भी क्या था, ये क्या है, इनको देखिए, ये जो नॉन फाइलोजेनेटिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको जो डिस्कवर किए थे, इसके लिए जो था ये बेंथम एंड हुकर, इसको याद क्या रखना है, बेंथम एंड हुकर। पूरा नाम क्या है, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर, जॉन बेंथम एंड हुकर, जोसेफ हुकर, जी, डाल्टन
हुकर। तो हमको क्या याद रखना है, जो नॉन फाइलोजेनेटिक नेचुरल क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, वो दिए थे बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर दिए थे। इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग जब पहले जाएंगे ना बोटानिकल गार्डन, ठीक है, जो इंग्लैंड में है बोटानिकल गार्डन, वो वहाँ का फेमस था, ये उन्हीं के लिए ये काम किए थे। ये तरह तरह के खुद जा करके चीज़ को खोजे थे, उनको डिस्कवर किए थे, ये बहुत मेहनत किए थे जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं हर्बेरियम, हर्बेरियम में भी इनका बहुत बड़ा है जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। जब हम पढ़ाएंगे इसके अगला टॉपिक होगा हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी खत्म करने के बाद हम लोग जब पढ़ेंगे सम टैक्सोनॉमिकल आइड्स, उस पे देखेंगे हर्बेरियम शीट पे जो बेंथम एंड हुकर को यहाँ याद रखना है, बेंथम एंड हुकर को, ठीक है, बेंथम एंड हुकर को, ठीक है। तो जॉर्ज बेंथम एंड हुकर नॉन फाइलोजेनेटिक दिया था। क्यों दिए थे? देखिए मेहनत बहुत किए थे, बस एक गलती कर दिए थे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो फाइलोजेनेटिक अगर हम मानेंगे सबसे पहले क्या हुआ होगा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म आया, ठीक है। सब एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली हुआ होगा जिम्नो सबसे पहला, देन आपका एंजियोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म आया। बट एंजियोस्पर्म में भी पहला कौन आया था आपका, एंजियोस्पर्म में सबसे पहले जिम्नो आया, एंड देन डाइकोट आया, एंड देन मोनोकोट आया। ये एक्चुअल था, ये क्या आपका एक्चुअल फाइलोजेनी है, ये क्या है आपका, ये एक्चुअल फाइलोजेनी है। ये क्या है, एक्चुअल फाइलोजेनी है, ये एक्चुअल फाइलोजेनी है। बट बेंथम एंड हुकर एक मिस्टेक कर दिए, क्या कर दिए, पहले डाइकोट को डिफाइन कर दिए, एंड देन बोलते हैं जिम्नो आया, एंड देन मोनो आया। हालांकि ये जो भी डिस्कवर किए थे काफ़ी बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, बहुत ही मेहनत किए हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा क्या कर दिए, ये दोनों में कंफ्यूजन कर दिए, तो फाइलोजेनी को फॉलो नहीं कर पाए, तो इसलिए नॉन फाइलोजेनेटिक हो गया। तो क्या किए थे इन्होंने, 202 प्लांट स्पीसीज को नेमिंग किए थे, डिस्कवर डिफाइन किए थे। 165 डाइकोट था, 3 तो आपका था जिम्नो, एंड बाकी कितना होता, 34 था आपका एंजियोस्पर्म, सॉरी मोनोकॉट, ये था। यानी कि मोनोकॉट हो या डाइकोट हो तो इसमें क्या बोलेंगे, ओवेरी बनेगा ना। तो क्वेश्चन मार्क ओवेरी वाला कितना था, ओवेरी वाला कितना था, 65, 75, 85, 95, 96, 99 था। फ्लावरिंग कितना था, 99 था, ठीक है। फ्रूट वाला कौन था, फ्रूट देने वाला 99 था, 199 सॉरी, ठीक है। एंड बाकी रेस्ट जो होगा नॉन ओवेरी था, ओवेरी नहीं बना रहा था, वो कौन था, जिम्नोस्पर्म था। समझ में आ रहा ना, 3 था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया था नॉन फाइलोजेनी। एंड फाइलोजेनी में क्या था कि आपका ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम टैक्स हैव कॉमन एंसेस्टर होगा। अब इससे एडवांस आते हैं, 4 नंबर देखते हैं, इससे थोड़ा एडवांस आया 4th नंबर में, क्या है, इससे जो एडवांस आया वो आपका है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये आपका अभी का टाइम में करंटली हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, ये मॉडर्न हो गया है, मॉडर्न हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको यहाँ पर आपको वेजिटेटिव को भी होगी एंड रिप्रोडक्शन को सबको बराबर का, एंड सबको इक्वल वेटेज दिया गया, एंड बराबर का, बहुत ही आपको कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका देखेंगे तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्शन को यहाँ पर इक्वल वेटेज दिया गया, लेकिन एक साथ सारा कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया गया, ऐसा नहीं कोई सारा कैरेक्टर को एक साथ रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। इनके लिए कोड असाइन किया गया फॉर कैरेक्टर है, ठीक है। एक फैमिली ट्री बनाया गया है, तो इसके बाद याद करना है, इसको कोड असाइन किया गया है, कोड असाइन किया गया है पर हर कैरेक्टर के लिए, फॉर ईच कैरेक्टर 100 एट अ टाइम्स को कंपेयर कर सकता है, 100 एट अ टाइम्स, 100 से भी ज़्यादा एट अ टाइम को कंपेयर कर सकता है, ठीक है। फैमिली ट्री फॉलो करता है, ये फाइलोजेनिक है, ये फाइलोजेनिक है, फाइलोजेनी है, फॉलो करेगा,
फाइलोजेनी को फॉलो करेगा, फाइलोजेनी को फॉलो करेगा, फैमिली ट्री बन को फॉलो करेगा, फैमिली ट्री। कंप्यूटर के लिए असाइन किया जाता है, इसमें बोलते नहीं है कि एनसीईआरटी का लाइन देखिए इधर पे क्या है विच देखिए, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड इम्पोर्टेंट एंड the data are then processed. In this way the characters is given equal weightage and at the same time the hundreds of character can be considered. तो hundreds of character at the time compare किया, hundreds at a time characters को compared characters को कंपेयर किए जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, ठीक है, फेनेटिक न्यूमेरिकल बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक बोलेंगे, ठीक है। एंड फिर क्या होता है आपको साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी भी होता है। इसके अलावा ये तो हो गया साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी, दिख देते हैं। साइटो टैक्सोनॉमी, केमो टैक्सानॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है? साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम्स हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया वगैरह, वो सब देखते हैं। इसमें क्या देखेंगे? क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर वगैरह एटसेट्रा, बहुत कुछ देखते हैं। क्रोमोसोम क्या है पता है? तो पता ही होगा आप लोगों को, क्या सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए मटेरियल होता है दैट इज क्रोमोसोम होता है, सिंथेसाइज्ड होकर बनता है। इसको डिटेल में देखेंगे सेल साइकिल में, ठीक है। केमो टेक्सोनोमी मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स का होता है, जैसे कि आपका एल्कोइड्स होता है, टैनिन्स होता है, कैरोटेनॉइड्स, फैटी एसिड वगैरह, उस चीज़ को हम लोग उनको स्टडी करते हैं। जैसे कि हो गया फैटी एसिड हो गया, ठीक है, एल्कोइड्स हो गया, रबर गम टैनिन्स हो गया, एक्सेट्रा, ये सारा कुछ स्टडी करते हैं। तो ये आपका हो गया है टैक्सोनॉमी का। पहले क्या हो गया आपका प्रैक्टिकल देखते थे, फिर हम लोग आर्टिफिशियल देखना चालू किए, कैरोलस लीनियस था, एरिस्टोटल था, थियोफ्रास्टस था, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते थे। फिर हम लोग आए नेचुरल क्लासिफिकेशन में, यहाँ पर हम लोग क्या लिखिए ओवरऑल, यहाँ पर हम लोग क्या ग्रॉस तो लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिए, लेकिन यहाँ पर क्या कि कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल, यहाँ पर हम लोग कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को स्टडी करना चालू किए, कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिए। नेचुरल में क्या किया हम लोग? कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फो कैरेक्टर को लिए, कंप्लीट ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर स्टडी करना चालू किए। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन अच्छा है उस आर्टिफिशियल के कंपेयर में, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव को ज़्यादा वेटेज दिया गया। फिर क्या हुआ? दो तरह का क्लासिफिकेशन हुआ, नॉन फाइलोजेनेटिक हुआ, फाइलोजेनेटिक हुआ। फाइलोजेनेटिक में देखिए कि ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप, हैव कॉमन एंसेस्टर को कॉमन करते हैं, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर देखते हैं नॉन फाइलोजेनेटिक, देखते हैं नॉन फाइलोजेनेटिक में स्पेशल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेंथम एंड हुकर का नाम है। ये बेंथम एंड हुकर हर्बेरियम शीट बनाने में, बोटानिकल गार्डन ऑफ इंग्लैंड में इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका। तो ये क्या किया था, थोड़ा गलती कर दी थी। एक्चुअली क्या होता है जिम्नोस्पर्म, ये एक्चुअली फाइलोजेनी क्या होता है जिम्नो, डाइकोट एंड मोनोकोट, बट ये क्या कर दिए थे डाइकोट को पहले लिख दिए थे, फिर जिम्नो, फिर इस बेसिस में क्लासिफिकेशन किया था। 202 फैमिलीज में इन्होंने क्लासीफाई किए थे, फैमिलीज में क्लासिफाई किए थे। ओवेरी यानी कि 165 जिसमें से डाइकोट था, जिसमें 3 तो जिम्नो था एंड 34 तो क्या था मोनोकोट था। तो ओवरऑल देखेंगे तो डाइकोट हो या मोनोकोट हो, दोनों में ओवरी बनता है। तो 199 ओवेरी फ्लावरिंग फ्रूट होता है, एंड नॉन ओवेरी जो बनता था 3 होता जिम्नोस्पर्म में। ये खत्म होने के बाद हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, विक्टल वेटेज दोनों में दिया गया था, वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव हो। ये 100% फाइलोजेनेटिक था आपका। कोड ऐसा किया जाता है इस कैरेक्टर के लिए, तो इस कैरेक्टर को 100 एंड देन मोर कैरेक्टर एट टाइम कंपेयर करते हैं। तो क्या होता है, ये फैमिली ट्री को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद उसका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लैडोग्राम बोलते हैं, क्लैडोग्राम। ह्यूमन फैमिली ट्री अगर हम लोग होता है तो हम लोग देखते हैं उसमें आगे। नेक्स्ट में साइटोटैक्सोनॉमी में साइटो क्रोमोसोम नंबर देखते हैं हम लोग। उसका क्या देखते हैं? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। केमोटैक्सोनॉमी क्या, फैटी एसिड, एल्कोहल और कितना सारा केमिकल्स है वो सारा हम लोग देखते हैं। इसको खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, नोमेनक्लेचर हमारा हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है। चलिए इसको फटाक से लिखिए, मिटाते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है।